तो सर ये आपकी स्कैम जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे फंसे आप उन चीज़ों में? क्योंकि जो उस कंपनी का बॉस था वो एक बड़ी सी गाड़ी में आता था, हॉर्न बजाता था गाड़ी का, जो वहाँ पर जो बहादुर था, मतलब जो वॉचमैन था, वो सैल्यूट करता था और वो डोर ओपन करता था, गाड़ी अंदर चली जाती। 6 साल के अंदर मैंने, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 6 साल के अंदर मैंने करीबन 30-35 लाख रुपए के आसपास मैंने अर्न किया होगा। अच्छा अमाउंट होता है सर। 2005 के आसपास है ना, एक बंदा मेरे पास आता है और वो ये बोलता है कि एक नया कंपनी ने जन्म लिया है और वो नए कंपनी के अंदर क्या करना है, आपको 5,000 रुपये जस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एक सूट का कपड़ा मिलेगा, जैसे सूट सिलाना है। करीबन 20-22 दिन के बाद पता चला कि करीबन उन लोगों ने 20 करोड़ का फ्रॉड करके कर वो लोग लिया। भाग गए। और आपको लगता है कि जो स्पॉन्जी स्कीम थी, जितने भी फ्रॉड थे, वो अभी एमएलएम के अंदर कन्वर्ट हो गए? जिसे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो नाम था, और रामविलास पासवान जी जो हमारे शायद मंत्री थे, वो संभाल रहे थे इस चीज़ को। बड़ी सी रैली होती है किसी पॉलिटिकल किसी पार्टी की, उसमें बॉलीवुड की कुछ एक एक्ट्रेस थी, गुजराती मूवी की एक्ट्रेस, उनको भी हमने बुलाया था। वो सुनते ही इतना फ्रॉड लगता था ये चीज़। और वो कंपनी जब बंद हुआ ना, तब 8,000 करोड़ का आई थिंक फिगर आया था। 8,000 करोड़ का उसने फ्रॉड किया था जी। लेकिन ये लास्ट वाला जो आपने बताया कि यहाँ से पैसे दो, वहां से डबल, उसमें भी लोग फंसते। आई एम वेरी शॉक्ड। लेकिन ये तो सारे हो गए ओल्ड टाइम स्कैम, जो आज से 2, 5, 10 साल पहले होते थे। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे कैसे स्कैम होते हैं? मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नयन का रेडियो में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में हमने मिस्टर समीर सैयद सर से बात की। समीर सर वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के 7 से 8 साल ऐसी कंपनियों में गुजारे जो फ्रॉड करती थी, स्कैम करती थी और लोगों को ठगती थी। उसका एक्सपीरियंस, उसकी जर्नी एक बार आपको सुननी चाहिए। आई नो कि थोड़ा सा लंबा ये पॉडकास्ट हो गया है, लेकिन अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट में 1 घंटे में या फिर 40-50 मिनट में हम आपको कंटेंट डिलीवर कर सके। प्लीज़ इंजॉय द पॉडकास्ट नयन का रेडियो। थैंक यू। समीर सैयद सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में नयन के रेडियो में। सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हूँ, एकदम ज़बरदस्त हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आपसे मिलके और बढ़िया सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे पहले पॉडकास्ट में जस्ट 1-2 कॉल पे आने के लिए, और सॉरी भी क्योंकि हम बार बार ये पॉडकास्ट रीशेड्यूल कर रहे थे। आपका टाइम शेड्यूल, आप महीने में 22 दिन फ्लाई करते हो, मुझे पता है जी। और मेरा भी कुछ काम का इश्यू था, तो मैं 1-2 दिन नहीं आ पाया, तो रीशेड्यूल किया हमने, उसके लिए सॉरी। और अब आ ही गए तो फाइनली ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। आई एम सो हैप्पी सर। बिल्कुल। पहले तो ये बताइए कि आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, आपको कैसा लग रहा है? सच बताऊँ सर, मैं कल रात से बहुत नर्वस था। इस चीज़ के लिए नहीं कि मैं कैमरा फेस करूंगा, वो तो मैं करता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन कैसे होगा, कैसे बात स्टार्ट होगी, जो करना है, जो लोगों को जो मैसेज देना है, जो स्टोरीज लोगों तक पहुँचानी है जी। वो पहुँचा पाएंगे या नहीं, उन चीज़ों को लेके फिर थोड़ा मम्मी से बात किया, पापा से बात किया, हो गया सर। बढ़िया। नहीं, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से आप शूट करते हैं, इतने टाइम से आप बहुत अच्छा इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। और जो सेटअप भी किया है वो भी बहुत बेहतरीन सेटअप किया। अच्छा लगा सर पॉजिटिव वाइब्स। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा सेटअप किया आपने। थैंक यू सर। बैक टू द टॉपिक पे आते हैं जी। सर, स्कैम क्या होता है? अगर मैं बताऊं स्कैम, तो सर स्कैम एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास से सिर्फ पैसा लेकर नहीं जाता, आपके पास से वो पैसा, आपका फेस वैल्यू, आपका मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ लेकर जाता है। और लोग स्कैम में क्यों फंसते हैं? लोग स्कैम में फंसने का सबसे मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उन्हें एक लालच होती है। ओके। और जो लालची जो लोग होते हैं वही स्कैम में फंसते हैं। लेकिन आजकल तो एजुकेटेड लोग भी फंसते हैं सर। हाँ बिल्कुल, लालची का तो वो नहीं होता ना, अनएजुकेटेड पर्सन भी लालचू हो सकता है, एजुकेटेड पर्सन है वो भी लालची हो सकता है। तो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके शिकार हो रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं। आज का स्कैम का तरीका बदल चुका है। आज वो लालच प्लस डर हो गया है, दोनों चीज़ कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अभी ये करवाइए, वो करवाइए। बिल्कुल, लालच कॉल आते हैं हमें। तो हम डर जाते हैं। जैसे मेरे पापा को कॉल आया था कि आपका अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, इसको खुलाने के लिए आपके
जो डेबिट कार्ड है हाँ। उसके पूरा नंबर आप दीजिए, OTP और हाँ। नंबर लगेगा तो पूरा। फिर पापा ने इनको नहीं दिया था कि नहीं जो भी है मैं बैंक पे जाके करूँगा। ये सबसे बेस्ट आंसर होता है। अगर बैंक वगैरह से कॉल आता है, राइट, बैंक वाले कभी भी कॉल नहीं करते आपको नहीं इस तरीके करते से। हाँ। तो जो भी होता है तो वो आप ये उनको बोलोगे ठीक है मैं बैंक पे जाके करवा लूँगा, अगर ब्लॉक हो रहा है अकाउंट तो होने दो, कोई बात नहीं। और आप ये मानते हैं कि इन दिनों में इतने ज्यादा स्कैम बढ़ गए, स्कैमर बढ़ गए, जी तो उसके बीच में जो सच्चे लोग हैं ना, उसको भी कोई नहीं सुनता। जस्ट लाइक दैट कि मुझे अगर सच में बैंक से कॉल आता है, जो 1-2 बार आया था, तो मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि वो बैंक से कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी नहीं किया था। मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने कुछ तो अपग्रेडेशन के लिए मुझे उन्होंने कॉल किया था, लेकिन जब उन्होंने डिटेल मांगी उन्होंने मेरे पास, तो मैंने नहीं दी थी। उन्होंने बोला कि सर यकीन मानो हम लोग यहाँ से बोले, मैंने ठीक है मैं बैंक पे जाके करूँगा, हाँ मैं फ़ोन पे नहीं बताऊँगा। सही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सही है उसमें, क्योंकि इतने सारे स्कैमर बढ़ चुके हैं और इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, लोगों ने अपना पैसा धन सब बर्बाद हो गया है। राइट। राइट। ये टॉपिक जब मैं डिसाइड कर रहा था, अच्छा। मैं सोच रहा था कि पॉडकास्ट चालू करूंगा, मेरे जहन में 2-4 टॉपिक थे, लेकिन पहले पॉडकास्ट में मैंने यही टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि मेरे अंकल के साथ ये चीज़ हुई थी। अच्छा। जब मैं यही प्लानिंग कर रहा था ना पॉडकास्ट का, हाँ। कि अंकल के ऊपर एक कॉल आया था, फिर उन लोगों ने फ्रॉड करने की कोशिश की थी, हो भी जाता, जस्ट OTP से रह गया। और तब मैंने सोचा कि चलो पहला पॉडकास्ट यही करते हैं, लोगों को ये क्या होता है, कैसे होता है, ये समझाते हैं। और तब मुझे आपके बारे में भी ख्याल आया जी, क्योंकि लास्ट जब मैं आपकी कोई इवेंट शूट कर रहा था, मेरी टीम पूरी शूट कर रही थी आपकी इवेंट, और तब सेमिनार में आपने लोगों को बताया था। हाँ, जो ट्रेनिंग के हुआ था जिसके अंदर हाँ, तो मैंने पूरी स्टोरी मेरी बताई थी आपकी स्टोरी, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो स्टोरी। तो सर ये आपकी स्कैम जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे फंसे आप उन चीज़ों में? सर एक्चुअली जैसे मैं 1996 में मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली। ओके। मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं समझ में आता था, तो मैंने सीधा जॉब ज्वाइन किया। उस वक्त मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, मैं और मेरा छोटा भाई था, मम्मी पापा थे, हम 4 लोग थे। राइट। तो उस वक्त मुझे 1050 रुपये सैलरी मुझे मिलने वाला था। राइट। तो मैंने वो जो जॉब था वो वे ब्रिज था, मतलब जो हिंदी में जिसको हम धर्म कांटा बोलते हैं, हाँ, कि जहाँ पर ट्रक्स वगैरह आते हैं उसके वेट किए जाते हैं। राइट। तो वहाँ जॉब में करते करते मैंने कुछ ऐसा चीज़ें देखी कि जो मेरी लाइफ के अंदर उस चीज़ में से बदलाव मेरी लाइफ के अंदर आया, और एक विज़न मेरा बढ़ा। क्योंकि जो उस कंपनी का बॉस था वो एक बड़ी सी गाड़ी में आता था, हॉर्न बजाता था गाड़ी का, जो वहाँ पर जो बहादुर था, मतलब जो वॉचमैन था, वो सैल्यूट करता था और वो डोर ओपन करता था, गाड़ी अंदर चली जाती थी। बस उतने वक्त तक मैं एक अमीर इंसान को मुझे देखने मिलता था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी अमीर इंसान को मैंने नहीं देखा था। मतलब उस टाइम पे एक मिडिल क्लास लड़के का ड्रीम बना कि पैसे कमाने, अमीर बनना है जी, और अमीर इंसान क्या होता है वो पहली बार देखा। पहली बार देखा। हाँ, बिल्कुल, वो पहली बार देखा। हाँ, तो उसके बाद वो सर जो गेट के अंदर चले जाते थे, हाँ, और उसके बाद शाम को जब वापस हॉर्न बजता था, राइट, तो मैं समझ जाता था कि सर अब घर जा रहे हैं। हाँ, तब गेट खुलता था, वो जो वॉचमैन था वापस सैल्यूट करता था, और जब गाड़ी एकदम से निकलती थी मैं उस 1 सेकंड के लिए उनको देखता था। तो तब अब अमीर इंसान ऐसा होता है। और तब मेरा ड्रीम बिल्ड हुआ कि मुझे भी ऐसा बनना है। हाँ, तो ड्रीम बन गया, आप जॉब कर रहे थे, तो फिर कैसे आप स्कैम के अंदर शामिल हुए? अब जॉब करना स्टार्ट किया, उसके बाद एक पर्सन मेरी लाइफ में आया जिसने मुझे बोला कि, एक दोस्त था मेरा, जिसने मुझे एक इन्विटेशन दिया कि एक जगह पे प्रोग्राम है, वहाँ पर चलते हैं। और हम लोग गए और वहाँ पर देखा कि वो प्रोग्राम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हो रहा था। जहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स हुए थे, लोगों ने कुछ कार खरीदा था, उनके चेक्स बड़े थे, उनका एक अचीवर सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ गया तो मैं वहाँ ड्रीम बना मेरा कि यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर मैं अगर काम करता हूँ तो मैं जॉब से ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। ये मेरा ड्रीम बना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो डायरेक्ट सेलिंग मैंने जैसे स्टार्ट किया, मुझे अच्छे लोग मिलने लगे। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई। वो कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसमें काम करना चालू किया, जॉब बंद कर दिया? हाँ, जॉब फिर मैंने कुछ समय के बाद छोड़ दिया। पहले मैं जॉब के साथ करता था, फिर मुझे अच्छा पैसा आने लगा, मैंने जॉब फिर छोड़ दिया। और वहाँ सीखते सीखते मैं आगे बढ़ता गया। मैं बहुत सारे लोग साथ में आते गए। वो कंपनी अच्छी कंपनी थी? अच्छी कंपनी थी, वो एथिकल कंपनी थी, लीगल कंपनी। इवन आज भी वो कंपनी है, रन कर रही है मार्केट में। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, इतने सालों बाद भी? जी हाँ, इतने सालों बाद भी। तो वहाँ से मेरा कैरियर की शुरुआत हुई, बहुत कुछ ट्रेनिंग लिया मैंने, सीखा बहुत कुछ। फिर ये सिलसिला चलते रहा, ये दौर चलता रहा 1998 से लेकर करीबन 2004 तक। ये दौर बहुत अच्छे से चलता रहा, 6 साल।
मतलब 6 साल आपने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को दिया जो बहुत अच्छी और इथिकल कंपनी थी। बिल्कुल। उसमें से पैसे बनाए आपने? जी, उसमें से पैसा आया। कितने पैसे तकरीबन? करीबन उस वक्त 6 साल के अंदर मैंने, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 6 साल के अंदर मैंने करीबन उसके अंदर 30-35 लाख रुपए के आसपास मैंने अर्न किया होगा। अच्छा अमाउंट होता है सर। जिससे कार खरीदा, जिससे एक फ्लैट खरीदा। इस तरीके से मैं धीरे धीरे आगे, मतलब एक लड़के ने जो सपना देखा था जी, वो उसको आते जाते देख, फिर उसने काम करना चालू किया। 6 साल में वहां तक तकरीबन थोड़े ऊपर तो पहुंच गए। बिल्कुल। तो ये थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अच्छी थी। फिर वहां से आप स्कैम के अंदर कैसे वहां से गए? स्कैम की शुरुआत हुई सर। अच्छा। क्योंकि क्या है नयन जी, आज है ना, जैसे आपने बताया कि एक फोन आया था आपके अंकल को और ये सारी चीजें डिस्कस की हमने। आज हमें पता है कि स्कैम क्या होता है और आज हमें बताने वाले कई सारे लोग हैं राइट कि स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। राइट। उस वक्त ना इंटरनेट था इतना ज़्यादा, ना ही कोई स्मार्टफोन थे, ना ही कोई ये क्या बोलते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। हमें वीडियोस वगैरह नहीं मिलते थे जो आज हम देख लेते हैं, उस वक्त नहीं मिलते थे। 2005 के आसपास है ना, एक बंदा मेरे पास आता है और ये बोलता है कि एक नया कंपनी ने जन्म लिया है और वो नए कंपनी के अंदर क्या करना है, आपको 5,000 रुपये जस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एक सूट का कपड़ा मिलेगा, जैसे सूट सिलाना है, राइट, एक सूट लेंथ आपको मिलेगा। अब वो 5,000 रुपये आप दोगे तो आपको सूट लेंथ मिलेगा और वो सूट लेंथ आपको जस्ट प्रोडक्ट है, 5,000 के सामने आपको 5,000 का प्रोडक्ट मिल गया। अब कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपको कुछ ग्रोथ में से अमाउंट आता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सूट लेंथ खरीदना है। एक सूट लेंथ खरीदोगे तो आपको उतना ग्रोथ आएगा, 5 सूट लेंथ खरीदोगे आपको उतना ग्रोथ आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वहाँ पर 50 सूट लेंथ खरीदे क्योंकि मुझे लग रहा था ये एक नया दौर है इस इंडस्ट्री का। मुझे नहीं पता था कि आप जो इथिकल वे में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे थे वो छोड़कर आप, क्योंकि आपको प्यास आपकी बढ़ गई कि चलो इतना पैसा कमाया और स्पीड में भी पैसा कमाया जा सकता है और यहाँ से नहीं होगा वहां से करते हैं, से होगा। तो एक इथिकल कंपनी को आपने छोड़ दिया और एक लालच वाली कंपनी में चले गए। हाँ, क्योंकि एथिकल कंपनी इसलिए छोड़ा क्योंकि जब आपको कोई आकर बताता है, आप अनजान और कोई आपको आकर बताता है कि यहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स बेचने जाने पड़ेंगे, लोगों को मिलना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सूट लेंथ खरीद लिया, ये सूट लेंथ आप किसी को बेच देना, आपका पैसा रिकवर हो गया और कंपनी का जो ग्रोथ होगा उसमें से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। हालांकि पैसा आया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा आना शुरू हुआ, जैसे पैसा आया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ा और पैसा लगाया। ओके, मतलब जो स्कैम वाली कंपनी थी उसमें थोड़ा और पैसा लगाया। कितना तकरीबन पैसा लगाया होगा? मेरा उसमें करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया और मेरा पैसा आया तो फिर मैंने और लोगों को बताना स्टार्ट किया। जो हमारा सबका एक नेचर होता है, हम एक अच्छी मूवी भी देख कर आते हैं तो हमें अच्छी लगती है तो हम जैसे सबको बताते हैं यार ये मूवी बहुत अच्छी है, तुम देख कर आना। बस सेम वैसे ही काम हम लोग हर फील्ड में करते हैं। तो मैंने भी अपने बिजनेस में सेम वही काम किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया और लोगों ने देखा कि हाँ, मतलब बैंक पासबुक देखा, हाँ इसका पैसा आ रहा है। उन्होंने भी, किसी ने 10,000 लगाए, किसी ने 20,000 लगाए, राइट। और मैं अनजान था कि ऐसी कंपनी भाग भी सकती है, ये मुझे। आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था कि अच्छी कंपनी है, आपको लगा कि यही बिजनेस मॉडर्न वे में हो रहा है और ये कंपनी कर रही है। हाँ, ये कंपनी कर रही है। ओके, तो मेरा ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो सबको काम करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे पैसा आने लगा और एक समय ऐसा आ गया कि पैसा आना स्टॉप हो गया। क्यों? और जब हम इंक्वायरी करते थे, फ़ोन करते थे, तो वहाँ से बताया जाता था कि अभी कुछ एरर है, कुछ दिनों के अंदर वो एरर सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम है, कुछ दिनों के अंदर आपका पे आउट आ जाएगा, ये है वो है। करते उन्होंने 2-3 महीने निकाले और 2-3 महीने के बाद फ़ोन लगना बंद हो गया। ऑफिस पर गए तो ऑफिस वगैरह सब बंद था। तो मतलब हमें तब पता चला कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग अचानक से फुल, जैसे हेरा फेरी मूवी में होता है, आपने देखा होगा। बिल्कुल सेम, 21 दिन में डबल, बिल्कुल। और उसका नाम भी कुछ मूवी में ऐसा था, आप अगर देखो ना तो मैं भूल गया क्या था, चीट फंड कंपनी कैसा, लक्ष्मी चीट फंड, ऐसा कुछ नाम था। तो ऐसे ही नाम होते हैं। ओके, तो फिर आपने कितना पैसा, ये आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस था? पहला एक्सपीरियंस था। ओके, कितना पैसा कमाया और कितना गवाया? मैंने अगर बात करूं तो मेरा अगर 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था तो मैंने 1.5 लाख जैसा मैंने रिकवर किया। 1 लाख मेरा वहां पर डूब गया। 1 लाख मेरा डूबा, लेकिन
मुझे देखकर जो बहुत सारे लोग आए थे ना, उनका पैसा ज़्यादा डूबा था। देख कर आए थे इससे आपका मतलब है कि आपने जिन लोगों के पैसे डलवाए थे, हाँ, जिसको मैंने बोला कि मैं आपका दोस्त हूँ या फिर रिश्तेदार हूँ, हाँ, मैंने बोला मेरा आ रहा है, आप भी ट्राई करो, और वो आपको देख कर आए थे। हाँ, और उसके बाद फिर शुरू होता है एक खेल के, वो सब बोलते हैं कि हम तो तुमको जानते हैं। कितना पैसा था सर उन लोगों का? था करीबन 4.5-5 लाख रुपए के आसपास टोटल मिला के। ओके ओके, ठीक है। और ऐसे अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरे कांटेक्ट के थ्रू उतने लोग थे। फिर मुझे समझ में आया, यार मैं तो फंस गया, हाँ, मैंने तो गलत काम कर लिया, कंपनी चली गई, बच गया, कंपनी चली गई, ठीक है, अब लोग तो मुझे ही पकड़ेंगे। राइट। तो इसके बाद फिर मैंने उन लोगों को भरोसा दिलाया कि कोई नहीं, मुझे कुछ समय आप दो, इसका मैं आपको सॉल्यूशन लाकर देता हूँ। राइट। और ये सारी चीज़ें घर तक नहीं पता थी। अच्छा। क्योंकि अगर घर पे पता चलता तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता। राइट। वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता। राइट। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया ये? फिर अब इतना बड़ा अमाउंट, एक पहाड़ जितना अमाउंट आपके सामने कर्जा खड़ा है, तो आप वापस उस कंपनी में जाकर कुछ समय में वापस कमा कर नहीं दे सकते, जो मैं पहले एथिकल कंपनी कर रहा था। हाँ। तो मेरे माइंड में ये आया कि तब तक एक और कंपनी आ गया। अच्छा, मतलब ये जो दौर चल रहा था, एक चली गई, आप लॉस में हो, उस दौरान दूसरी कंपनी आती है, एक और कंपनी आती है जो ये बोलती है कि हम लोग गोल्ड के अंदर हम लोग बिजनेस करते हैं। ओके, पहली कापड़ वाली थी, कपड़े वाली, सूट लेंथ वाली, ये गोल्ड वाली मेरे सामने आ गई कि गोल्ड के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इतना पैसा लगाते हो तो गोल्ड का तो रेट आपको पता ही है, राइट, कि कितना बढ़ता है। तो वो पुराना कर्जा निकालने के लिए इस कंपनी का जो भी उन्होंने प्लान दिखाया था, वो जो बेहतरीन लगा कि नहीं, अगर ये चल गया, 3 महीने भी हो गया, तो इन लोगों का पैसा कवर हो जाएगा, एटलीस्ट मैं पैसा उनको दे दूं। मेरा मकसद अब ये था, कामयाब बनना, करोड़पति बनना, मकसद अब थोड़ा साइड में लग गया था। अब मेरा मकसद ये था कि जो इनका पैसा डूबा है वो मुझे सबसे पहले इनको दे देना है। ओके, फिर क्या हुआ सर? तो फिर उसमें लगा, तो पैसा आना शुरू हुआ उसमें। मैंने कुछ कहीं से अरेंज करके पैसा लगाया। कितना लगाया? तो पैसा लगाया उसके अंदर करीबन 1-1.25 लाख रुपए के आसपास मैंने लगा। अच्छा। तो अच्छा पैसा आने लगा। अच्छा पैसा, 4-5 महीने मुझे अच्छा पैसा मिला, तो काफी लोगों को कर्जा मैंने दूर कर दिया। अब लोगों को पैसा मिल गया उनका। ओके, राइट। राइट। तो जब पैसा मिला तो उन्होंने बोला, यार ये कंपनी तो अच्छा लग रहा है, उस कंपनी में पैसा डूब गया था तो इस कंपनी में लगाते हैं। तो उन्होंने वो पैसा वापस इसमें लगाया। राइट। अब इस बार मैंने नहीं बोला था कि मुझे देख कर लगाओ, मैंने बोला आप देख लो, क्योंकि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तो मैंने बोला मैंने लगाया, आपको देख लो, आपको समझ में आता है। राइट। तो उन्होंने भी लगाया। तो जब उनका मैंने पैसा रिटर्न कर दिया था, तब तक उस कंपनी को 4-6 महीने के लिए आसपास हो गए थे। तो उन्होंने बोला जब तू कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। तो उन्होंने लगाया पैसा, उन्होंने लगाया, कंपनी बंद हो गई। मतलब उन लोगों के पैसों का इंतजार करके बैठे थे, मुझे ऐसा लग रहा था आपने। और मैंने इस बार तो गारंटी लिया नहीं था। अब मैं फिर फंस गया, मतलब फंस गया इन द सेंस कि वो मेरे पास आए। हाँ। ये क्या हो गया? तो मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बोला था, मैंने तो आपका कर्जा आपको लेटा दिया था, और इसमें मैंने तो नहीं बोला था ना आप लगाओ, इसमें तो आप खुद सामने से आए हो। बोले नहीं हम तो तुम ही लेकर आए थे ये। फिर वापस वही चीज खड़ी हो गई। अब जहाँ पे आपको रहना है, जहाँ पे आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, वहाँ पर आप मतलब एकदम से रिलेशन खराब करने के मूड में नहीं आते हो। तो मैंने बोला रुको, कुछ टाइम दो, करते हैं कुछ। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी बॉस। हाँ। लेकिन जब क्या होता है नयन जी, आप है एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, मैंने इसमें पैसे लगाए हैं, आपको चाहो तो आप इसमें लगा सकते हो। राइट। तो आपने 1 लाख रुपए, आपके पास एक्सेस पड़ा था, आपने 1 लाख रुपए लगा दिया। अब मान लो उस 1 लाख का आपका 2 लाख हो गया एग्जाम्पल। राइट। तो क्या आप मुझे उसमें से 5 रुपए भी दोगे? क्या उसमें से कुछ पैसा मुझे आप दोगे? सर मेरे पैसे है ना, मैंने क्योंकि वो आपके पैसे हैं, आपको 1 लाख का डबल मिल गया, आप नहीं दोगे। लेकिन अगर वो पैसा डूब गया तो आप क्या करोगे? सर मैंने आपको देख के, आप बस आपने समझाया था ना मेरे को ये प्लान। हाँ, मैंने डाला था पैसा। बस यही चीज मेरे साथ होता रहा। वो सेकंड कंपनी गया, फिर मैंने उनको बोला थोड़ा होल्ड करो। कापड़ वाला गया, गोल्ड कितना माइनस हो गया सर उसमें से? आप उसमें फिर सेम उतना ही अमाउंट, 5 लाख रुपए के आसपास, उसमें भी वही लायबिलिटी आई। फिर मैंने उनको बोला कि अभी देखते हैं, कुछ अब सोच समझ के करते हैं, और इस बार जो भी करेंगे उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपको मैं पैसा दे दूंगा, फिर आपको उस पैसों का जो करना हो करना। हाँ। मेरे पास आप लोग मत आना, क्योंकि मैं भी मतलब थोड़ा सा। और क्या, 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। क्या होता है कि देखो, हम घर पे तो कुछ सारी चीजें बताकर नहीं करते, बिल्कुल। तो एक डर सा ये रहता है कि अगर ये लोग घर पहुंच गए और अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया, तो हमको सुनेंगे बाद में, पहले इसको सुनेंगे, और जो भी घर पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत क्रिएट होता है। हम अगर चाहे तो वही मुंह उठा के बोल सकते कि मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे कहने पे तूने पैसा नहीं डाला। हाँ बिल्कुल।
लेकिन तब वो लोग आपको बदनाम करते हैं, आपके दोस्तों को बोलते हैं, आपके रिश्तेदारों को बोलते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस वालों को बोलते हैं, और वो सारे लोग फिर क्या होता है, नेगेटिव चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है। ठीक है, तो फिर वो बात तो डर तो उसी चीज़ का होता है। और जो भी बंदा इसमें जो फंसा हुआ है, या कुछ लोग, काफ़ी लोग अगर कर भी रहे हैं, तो उनको डर इस चीज़ का होता है कि उनका नाम खराब हो जाएगा, उनको घर से निकाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होगी। राइट। तो जब ये जो लाइबिलिटी आ गई, उसके बाद फिर हम उनकी ऑफिस पे गए, तो वो कंपनी भी ताला था, बंद था। उसके बाद एक और कंपनी आई जो महाराष्ट्र से थी, और वो आरओ वगैरह देने का काम करती थी। मैं गिन रहा हूँ। हाँ, सूटलैंड गोल्ड हो गया, अब आरओ आ गया कि पानी का आरओ। तो सब घर के अंदर आरओ नहीं होते थे उस वक्त, मतलब एक लग्जरियस चीज मानी जाती थी, अरे यार इसके घर में आरओ है। हाँ। तो उन लोगों ने बोला कि 6000 में हमारी कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग आरओ का, बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्लांट है, और आपको मतलब 6000 रुपये भरने, आपको एक आरओ मिलेगा। और एक आरओ आपने खरीदा, उसके बाद कंपनी जैसे ग्रोथ करेगी वैसे आपको पैसा मिलता जाएगा, आपको आरओ भी फ्री में हो जाएगा, आपको ऑलमोस्ट आपका पैसा भी मिल जाएगा। राइट। तो ये चीज़ मुझे पसंद है कि चलो किसी से 6000 रुपये लेते हैं, तो सामने 6000 की वैल्यू का आरओ उसको मिल चुका है। ठीक है, तो कल को उठ के पैसा नहीं भी आया तो लाइबिलिटी जीरो है, क्योंकि मैंने आपसे 6000 लिए, मैंने आरओ दे दिया, तो मैटर क्लोज हो गया ना। अब आता है जितना भी पैसा, आपका बोनस है। राइट। तो मैंने यहाँ पर बोला इसमें काम कर सकते हैं। और वो कंपनी थाने, महाराष्ट्र की कंपनी थी, और नाम सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी, उस कंपनी का नाम था धनवर्षा। राइट, धन की वर्षा। धन की वर्षा हुई नहीं, उल्टी हुई सर, ऊपर गया वापस पैसा। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। उसके अंदर बड़े लेवल पर काम किया, क्योंकि अब आरओ प्रोडक्ट है, और बड़े लेवल पर काम किया, पूरा गाड़ी भर भर के आरओ आ रहे हैं, आरओ जा रहे हैं लोगों को, और सब ने साथ दिया उसके अंदर, और पैसा 3 महीने तक अच्छा है। जस्ट 1 मिनट जी, मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है, एक बंदा जुड़ता है, फिर उसको लोगों को जोड़ना होता है अपने नीचे, जिसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ने 2016 में बैन कर दिया था। राइट सर? बिल्कुल। उससे पहले ये सारी चीज़ चल रही थी। मैं जुड़ा हूँ, मैं अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ता हूँ, और उसमें से कुछ पैसा मेरे को मिलता है, इसलिए मैं चेन बढ़ाता रहता हूँ, और इससे होता है फिर बड़े स्कैम। क्योंकि कंपनी चला जाता है, लोग मुझे पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि समीर भाई को जुड़ने के लिए मैंने बोला होता है कि समीर भाई जुड़ जाओ, साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे। ओके सर, कंटिन्यू। तो उसके बाद फिर जैसे गाड़ी भर भर के आरओ आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब लोग घर में लगा रहे हैं, ठीक है, ये सब होने लगा। तो मुझे लगा चलो अब बेस्ट, फाइनली एक बढ़िया कंपनी मिला है। हाँ। तो जब ऐसा फील होता है तब आप भी लगाते हो ज़्यादा पैसा, और लोग भी ज़्यादा पैसा लगाते हो। कुछ लोगों ने एजेंसी लिया, फ्रेंचाइजी लिया, पूरा स्टॉक भर के रखा। और उसके बाद आरओ में आने लगा दिक्कत, क्योंकि क्वालिटी एकदम बकवास क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का था। आरओ में आने लगा दिक्कत, पैसा तो आ रहा था, फिर भी लोग बोल नहीं रहे थे। लोगों का क्या था कि मेरा पैसा वापस आने वाला है, डबल होके आने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा करके आने वाला था सर। सेम यही था, कंपनी का ग्रोथ होगा। ये सब ग्रोथ प्लान होता है। एक्चुअली ये जो स्कैम होते हैं ना, ये कितने तरीके के स्कैम होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी ग्रोथ प्लान था। फिर वो कंपनी भी बंद हुआ, फिर उसका भी लायबिलिटी मेरे पे प्लस माइनस क्या हो, आप पे क्यों लायबिलिटी? आपने तो बोला था ना कि भाई देखो। नहीं, फिर सेम वैसे ही कि ये आरओ आप वापस ले लो, हमारा पैसा दे दो। मैंने बोला प्रोडक्ट आपको दे चुके हैं, बोले तो चल नहीं रहा है। ओके। लोग है ना सर, उनका फायदा कराते हो ना, तो आपकी तारीफ शायद नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लॉस करवाते हो ना, वो 4-10 जगह पर आपकी बुराई करते, और वो वापिस होने लगा। राइट। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आरओ का सूटलैंड का तो ढेर घर पे लगा हुआ था। हाँ, सूटलैंड जो मैंने बोला आपको। राइट। ठीक है, उसके बाद आरओ का भी ढेर लगने लगा घर में। तो इसके बाद क्या हुआ सर? कोई नई? इसके बाद फिर एक और कंपनी आई, और जिन्होंने ये बोला कि डेली 1% मिलेगा। क्या करना क्या होता है, थोड़ा स्लो समझाइए। यही सेम, आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास अगर पैसा पड़ा है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा, उस कंपनी का नाम था वेल्थ लाइन प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड था। और उसके अंदर फिर आप ये था कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो आपको डेली 1% आता है। रोज आपके एक आईडी में वॉलेट होता है जिसमें 1% उसमें आ जाता है। राइट। तो वो आप फिर महीने में एक बार उसको विड्रॉल कर सकते हो, जो आपके अकाउंट में वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं। महीने में सिर्फ एक बार विड्रॉल आप कर सकते हैं। ओके, वो जमा होता है। हाँ, वो दिखेगा आपको, लेकिन आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। एक मंथ में, हर मंथ की फर्स्ट डेट को आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, राइट। तो मैंने उसमें फिर अपना पैसा लगाया। लोगों का इस बार नहीं लगाया। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मेरा कर्जा थोड़ा बढ़ चुका था, और वहाँ से जो पैसा आ रहा था, जैसे 1 लाख लगाया तो रोज़ 1000 रुपये आ रहे हैं। अब मेरे खर्चे भी है रोज़ के,
और लोगों को भी जैसे मुझे देना है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि यार इस कंपनी में अगर मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ तो मुझे और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ओके। क्योंकि जितने भी प्लान वर्कआउट होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें कॉमन होती है कि आपको लोगों को तो लाना ही पड़ेगा। राइट। आप लोगों को लाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो कि मैं अब नए लोगों को लाता हूँ, दूसरे शहर से लोगों को लाता हूँ मैं, हाँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा ग्रोथ मिलेगा और वो पैसा मेरा आया वो मैं पुराने लोगों ये को सारी स्कैम करने वाली कंपनियों में एक चीज कॉमन होती है कि आपको लोगों को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वो लोगों को लाएंगे, इससे आपका कुछ चेन वेन बनेगा। बिल्कुल। ओके। बिल्कुल। तो ये चीज़ की मैंने शुरुआत की। राइट। और दूसरे शहर में मैंने काम किया। ओके। और दूसरे शहर में काम करके वहाँ से मैं मैंने टीम बनाया। ओके। ठीक है। तो सेम ये चीज़ फिर दोबारा हुई कि जो पुराने लोग थे उनको तो कर्जा मिल चुका था। अच्छा। और फिर उनका पैसा मैंने लेने से मना कर दिया कि आप मेरे पास बिल्कुल मत आओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कुछ लेना देना आपसे नहीं है। हाँ। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर हुई थी वो चीज़ अब नई जगह पर मेरी हो गई। राइट। क्योंकि फिर कुछ समय के बाद ऐसा स्कैम इन्होंने किया इस बार कि जब आपका पैसा दिख रहा है आपको आपके वॉलेट में, ओके, आईडी के अंदर एक वॉलेट होता है जिसका पेमेंट आपको दिख रहा है, जैसे पेटीएम वॉलेट हमारे पास होता है उस टाइप का एक वॉलेट दिख रहा है कि मेरा पड़ा है इसमें 2.5 लाख रुपए। ओके। और जब डेट आता था फर्स्ट कि जब विड्रॉल करूँगा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ओके, ठीक है, तो उस वक्त उनका सर्वर नहीं चलता था। विड्रॉल के टाइम भी सर्वर नहीं चलता था। ओके, राइट। क्योंकि उनको पता था कि सुबह 8-9 बजे लोग उठेंगे, आज सुबह 8-9 बजे लोग उठेंगे, राइट, और शाम तक लोग विड्रॉल ही मारेंगे, तो कंपनी से बहुत सारा पैसा लोगों के अकाउंट में जाएगा जिन्होंने कमा के रखा है। राइट, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि सुबह 9-10 बजे तक जितने विड्रॉल लोग करते थे उनका पेमेंट चला जाता था और बाद में वो सर्वर इतना डाउन हो जाता था, और जब कॉल करते थे वो बोलते थे सर आज फर्स्ट डेट है, पूरे हिंदुस्तान से सभी लोग अपना विड्रॉल मारने बैठे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हाँ, जिसके हिसाब से सर्वर डाउन हो गया। राइट। तो आप कोशिश करते रहो हो जाएगा, तो पूरा दिन बैठना पड़ता था। और जिन लोगों का पैसा आपको किसी ने दिया है कि मेरा भी 1 लाख है, और वो बोलेगा सर मेरा भी विड्रॉल कर देना प्लीज, कॉल करके कहता है क्योंकि गांव का उसे इंटरनेट नहीं आता है, तो वो लिस्ट लेकर मैं बैठूं। अच्छा, हाँ। तो कई बार क्या होता था मेरा पेमेंट आ जाता था, ओके, जो और उनका करने जाता था, मतलब 2-3 लोगों का आ जाता था, बाकी लोगों का करने जाता था तो सर्वर डाउन हो जाता था। तो फिर वो लोग बोलते थे सर आपने अपना निकाल लिया, हमारा नहीं निकाला, अब मुझे 1 महीने तक रुकना पड़ेगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, और फिर फाइनली क्या होता है कि वो कंपनी भी फिर एक दिन बंद हो जाती है। ओके, और क्या प्रॉफिट लॉस? फिर उसमें लॉस ही होता है सर, प्रॉफिट तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 1% लोग करते हैं। बार बार सर इन चीज़ों में आप फंस रहे थे जी, कि आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये चीज़ें ऐसे ही गलत है, ये ऐसा ही होने वाला है, निकल जाओ इन चीज़ों से? मैं एक्चुअली क्या होता था सर उस वक्त, जैसे मैंने आपको मेरी जर्नी बताई कि 1998 से लेकर 2004-5 तक मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया, अच्छी कंपनी में काम किया, लीगल कंपनी में काम किया, प्रोडक्ट लोगों को पसंद आते थे, रीपरचेस होता था, मुझे कुछ पेमेंट मिलता था, उस पेमेंट कमाते कमाते मैंने एक अच्छी चीज़ें बसाई थी घर में। राइट। अब क्या हुआ कि ये नया दौर समझकर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और 2-3 साल मैंने इसमें निकाल दिए। आप यही माइंडसेट से चल रहे थे कि एक कंपनी गलत है, बाकी कंपनी तो मेरी पुरानी कंपनी जैसी सही रहेगी, एक कंपनी तो सही मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। और एक है ना, जैसे नयन जी मैं आपको बताऊं कि जैसे जंगल में शेर होता है या कोई भी प्राणी होता है जो मांसाहारी प्राणी है जो शिकार करके खाता है, जंगल में शेर को ले लेते हैं। जैसे शेर जंगल में भाग रहा है किसी जानवर के पीछे, उसको मार दिया और उसने वो शिकार करके उसको खा लिया, राइट, तब तक ठीक है। लेकिन वही शेर जब कभी गांव में आ जाता है और किसी इंसान को मार देता है और इंसान का खून चख लेता है तो वो आदमखोर बन जाता है। राइट। तो कहीं ना कहीं अब वो मुझे जो आदत पड़ी थी ना, वो इनमें इन्वेस्टमेंट खोर बन चुका था ऑनेस्टली बोलो तो, क्योंकि प्रोडक्ट और बेचना ये सब चीज़ों में मेरा फोकस अब और नहीं, डेब्ट भी था ना, कर्जा भी था, कर्जा भी था, सामने लायबिलिटी भी थी, बहुत सारी चीजें थी। और यही आपको दिख रहा था कि फास्ट कर्जा अगर उतारना है तो यही एक रास्ता है मेरे पास। ये मेरी सोच मेरे माइंड में थी कि यहीं से निकाल सकता हूँ मैं। फिर वो कंपनी बंद हुआ जो आपने कुछ बोला था, क्या नाम बना? वेल्थ लाइन। वो कंपनी भी बंद हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर एक ऐसी कंपनी आती है जो बोलती है आपको कि 3 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अच्छा, जैसे हेरा फेरी मूवी में आपने देखा 21 दिन वाला, उसका 3 महीने। तो उसके अंदर फिर मैंने अलर्ट हो गया कि नहीं, ये सब कंपनी में तो ये सब तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं देख रहा था, भले उसमें मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं वॉच कर रहा था कि चल क्या रहा है। स्कैम की बात चल रही, तो मैं आपको बताऊं कि स्कैम किस तरीके से हो रहा है। ओके। एक और कंपनी आई, किसी और ने कंपनी खोला, उसने बोला कि वो 3 महीने में दे रहा है, आप मेरे यहाँ पर पैसा लगाओ, मैं आपको 2 महीने में डबल देता हूँ।
आपने लगाया किसी में? नहीं लगाया नहीं, इस बार नहीं मैं लगाया। सवाल पूछता था कि आप कैसे दोगे डबल, ये मुझे बताओ। हाँ जब बैंक साल के 6.5% ज़्यादा नहीं देती है, हाँ आप रोज़ का 1% कैसे दे सकते हो, महीने का 30% या साल के 360% आप कैसे दे सकते हो? राइट। तो उनके जवाब भी ऐसे होते थे कि हमारा दुबई में इनके साथ टाई अप है, वाह। हमारा सिंगापुर में इनके साथ टाई अप है, इनका कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, उसमें से आता है, ब्लैक मनी है, ये वो कुछ भी। और ज़्यादातर लोगों को नयन जी है ना, नॉलेज है नहीं है सर। ठीक है। तो होता क्या था, किसी ने बोला 3 महीने में डबल, किसी ने बोला 2 महीने में डबल, कोई एक बंदा है उसने बोला कि 30 दिन में मैं आपको डबल देता हूँ। कोई सेम लक्ष्मी चिट फंड टाइप हेरा फेरी वाला बंदा आ गया, उसने बोला 21 दिन में मैं डबल देता हूँ। लोग लगाते थे पैसा, मैं देख रहा था। आपने लोग नहीं अपनी बीवी, लगाया? नहीं मैंने उसमें फिर नहीं लगाया। अच्छा। लोग अपनी बीवी के गहने बेचकर पैसा लगाते थे, ओके। अपने गांव की खेत की जमीन मतलब गिरवी रख कर लोग पैसा लगा रहे थे। इतने अंधे हो चुके थे और वो दौर इतनी स्पीड में फैल रहा था कि चारों तरफ ये चीज़ चलने लगी थी। ये बात है करीबन ईयर 2007-2008 के आसपास। राइट। तो ये एक बंदा आया जिसने बोला 11 दिन में डबल। आप सोचो, बिलीव करो, 3 महीने में डबल, 11 महीने में डबल। आप मान सकते हो क्या कि कम से कम कितने समय में डबल दिया जा सकता है? आपको क्या लगता है? ऐसा कंपनी भी आया है। 11 दिन में तो दे रहे हैं सर ये लोग। हाँ, और कम क्या बता सकते? 10 दिन हो सकता है। और कहाँ से लाएंगे पैसे? एक कंपनी ऐसा आया था जिसके अंदर आप इस खिड़की पे पैसा दो और उस खिड़की पे जाकर डबल ले लो। क्या भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मैं आपको बता सकता हूँ उन्होंने क्या किया, कितना बड़ा फ्रॉड किया उन्होंने। महाराष्ट्र की कंपनी थी। ओके। उसके अंदर ये था सिस्टम। इस टाइम के दौरान गवर्नमेंट पुलिस क्या कर रही नहीं, कुछ नहीं सर, मतलब पकड़ती थी, अरेस्ट करती थी, फिर अकाउंट सीज होते थे, सारी चीज। लेकिन कोई गवर्नमेंट की किसी चीज़ की गाइडलाइन नहीं आई थी कि डायरेक्ट सेलिंग के। लोग तो ये समझथते थे यही नेटवर्क मार्केटिंग है या यही डायरेक्ट सेलिंग है। अच्छा। लोग ये समझते थे। ओके। हाँ, क्योंकि मैं खुद ये समझता था। तो इस टाइम के दौरान आप क्या कर रहे थे? मैं इस टाइम के दौरान एक और कंपनी था जिसके अंदर मैंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, और वो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाकर वो लोग दे रहे थे। उन्होंने एक LED भी लगाया था बड़ा सा, जहाँ पर दिखाते थे आप आकर हम देखो। लोकल ही कंपनी था। मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मैं काम कर रहा था। उसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया। अच्छा कंपनी था। उसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन फाइनली उसने भी कहीं ना कहीं फ्रॉड करके वो भी भाग गया। आज पता नहीं कहाँ पर हुआ। तो कितना लॉस हुआ फिर उसमें आपको? उसके अंदर करीबन मेरा 6.5 लाख रुपए के आसपास उसमें मेरा लॉस हुआ। और अब आप बता रहे थे वो इस खिड़की पे आप पैसा दो और उस खिड़की से डबल। यस। तो मैं सच नहीं माना, बोला कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त बोलता है हाँ लोगों को दिया जाता है। तो मेरे साथ मुंबई चल। तो मैं मुंबई गया, पता नहीं कहाँ पे एक ऑफिस था, तो वहाँ पे एक बड़ा हॉल था। वहाँ पर जैसे इस साइड पे है ना 6 खिड़कियाँ लगाई होती है, मतलब एक विंडो थे, काउंटर थे 6, जैसे बैंक में होते हैं। राइट। तो वहाँ पर आप 500 से कम की नोट नहीं दे सकते हो। ओके। ठीक है। और वो पैसा मशीन से गिना जाता है। ओके। तो आप मिनिमम 50,000 रुपये आपको देने हैं। तो आपको तुरंत सामने चले जाओ, उसी हॉल में सामने दूसरा काउंटर था, वहाँ पे एक काउंटर था। यहाँ पे 6 थे, वहाँ पर पैसे लेने के लिए और एक काउंटर, वहाँ पर एक था पैसा देने के लिए। ओके। तो वहाँ आप जाओ, आपको यहाँ से टोकन देंगे कि आप जाकर अपना डबल पैसा ले लो। और जब आप वहाँ जाकर खड़े रहते हो टोकन लेकर, तो वहाँ ऑलरेडी आपके आगे 10 लोग खड़े होते हैं। ओके। जिन्होंने पैसा लगाया है शायद। ठीक है। राइट। तो आप लेकर खड़े। अब यहाँ पर 6 घंटे तक पैसा लिया जाता है और वहाँ पर 1 घंटे पैसा दिया जाता है। ओके। ठीक है। यहाँ पर 1 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक पैसा लिया जाता है, और वहाँ पर दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक के टाइम में पैसा दिया जाता है। जैसे 4 बज गए वो बोलेंगे कल आना। ओके। ठीक है। अभी फंडा समझ में आ नहीं रहा था, मैं देखने के लिए गया, तो मैंने 4 सवाल पूछे उनको कि हो क्या रहा है मतलब। उन्होंने ये जवाब दिया कि 10 रुपए की नोट हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत अच्छे रेट में मिल रही है। ओके। 10 रुपए की नोट्स हमें बहुत अच्छे रेट में मिल रही है। हमारा इसमें मार्जिन है ओनली 10% भी हमारा मार्जिन नहीं है। ओके। ठीक है। और हम RBI से इधर बैंक से उधर बैंक से 10-10 रुपए के बहुत सारे नोट्स हमें मिलते हैं। ठीक है। ओके। तो फंडा क्या था कि यहाँ 500 रुपए से कम का नोट नहीं लिया जाता था और मशीन से गिना जाता, और 6 काउंटर थे। वहाँ पर एक काउंटर था और वहाँ पे सिर्फ 10-10 रुपए के नोट आपको दिए जाएंगे डबल अमाउंट के रूप में, और वो एक एक नोट वो गिन रहा था हाथ से। तो टाइम ज़्यादा ले रहा था, इधर टाइम कम जा रहा था, इधर टाइम ज़्यादा ले रहा था देने के लिए। जैसे 1 घंटा मतलब अपना नंबर आने की तैयारी होती थी, 2-4 लोग खड़े थे, तब तक वो काउंटर बंद हो जाता था। वो बताते थे अब कल आना, टाइम खत्म हो चुका है, नोट्स खत्म हो गए, कल नोट्स आएंगे। अब आप गए हो बाहर से मुंबई में, आप होटल करके रहते हो वहाँ पर कि कल मेरा डबल लेकर मैं निकल जाऊँगा। दूसरे दिन भी आपका सेम इसी तरीके से काम बनता नहीं है।
आप वापस रुकते हो, 3rd डे 4th डे 5th डे, इस तरीके से वहाँ होने लगा, राइट। और फाइनली फिर है ना करीबन 20-22 दिन के बाद पता चला कि करीबन उन लोगों ने 20 करोड़ का फ्रॉड करके वो लोग भाग गए। लेकिन आपने पहले जितने भी फ्रॉड बताए ना, वो तो कहीं ना कहीं समझ में आते हैं कि इंसान की लालच होती है जी, कुछ ना कुछ ड्रीम्स एम्बिशंस होते हैं, इसलिए वो लोग फंसते हैं। लेकिन ये लास्ट वाला जो आपने बताया कि यहाँ से पैसे दो वहां से डबल ले लो, उसमें भी लोग फंसते हैं। आई एम वेरी शॉक। बिल्कुल, क्योंकि सबसे लालच बुरी बला है। अगर मैं हूँ, अगर मेरा एक मानना है चीज़ है, मैंने देखा भी है, मैं इसमें क्यों आगे 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 बढ़ता गया था, क्योंकि जो हारा हुआ जो जुआरी होता है ना, वो दुगना खेलता है, राइट। जैसे कसिनो में आप कभी गए होंगे, कभी फील किया होगा, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर अगर आपका एक बैट आपने लगाई और वो लॉस हो गया ना, तो आप डबल लगाओगे कि अगर इस बार आ गया ना तो मेरा कवर हो जाएगा। बस यही चीज़ काम करती है, राइट। और फिर इन द एंड क्या हुआ हिसाब, कितना पैसा लेना, कितना देना, कितना कमाया, कितना गवाया? वो ये जो जर्नी था ना, जो स्कैम वाला जिसमें मैं फंसता गया दलदल में, वो जर्नी ऐसे समझ लो 2005 के आसपास स्टार्ट हुआ और 2010 तक ये जर्नी चला, 5 साल। ओके। और ये 5 साल में बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से आई गई यहाँ तक कि आप अगर यूट्यूब पर अगर आप ऐड आती है तो आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो। एक प्लान ऐसा आ गया जिसमें आपको ऐड देखनी है, ऐड देखने का पैसा कंपनी देती है। एक प्लान हो गया जिसमें आपको सर्वे करना है, सर्वे करोगे आपको पैसा मिलेगा, उसमें इतना पैसा लगाओ, आपको एक सर्वे आएगा, आपको सिर्फ टिक कर देना है कि हाँ हिंदुस्तान में ये चीज़ यहाँ पर है, ये है, बस वो सब सर्वे करना है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत, जिसके माइंड में जैसा आइडिया आया पैसा लूटने का, वो खोल कर बैठा कंपनी और लोगों ने पैसा दिया, जो आज भी लोग दे रहे हैं। मैं तो 2010 से मैं अलर्ट हो गया, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी किसी भी ऐसी कंपनी वाले को अपने पास में खड़ा तक नहीं रखा मैंने, क्योंकि मैंने बहुत लॉस किया, मैंने बहुत कुछ, मैंने मेरी लाइफ के अंदर मैंने बहुत ज़्यादातर लॉस किस चीज़ की वजह से हुआ? आपने पैसे लगाए उसकी वजह से हुआ या फिर आपको लोगों को लौटाने थे पैसे उस वजह से? नहीं, मुझे जो लोगों को पैसे लौटाने थे उसमें बहुत मेरा लॉस हुआ। और इन द एंड आपने जब ये पूरा गेम खत्म किया, इसमें डाले उसमें डाले, यहाँ से लोगों को पैसे डलवाए, और जब आप एंड पे खड़े थे तो कितने पैसे आपको लोगों को देने थे? टोटल लॉस कितना था आपके ऊपर? टोटल लॉस की अगर बात करूँ मैं, तो ईयर 2010 के आसपास मैं जो लॉस में खड़ा था, सब कुछ बिक जाने के बाद बेच दिया था आपने? सब कुछ कि लोगों को पैसा लौटाना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बेची जो खरीदी थी, कार हो गया वगैरह वगैरह, एसेट्स वगैरह। तो वो सारा जर्नी जो 5 साल का था, उसमें जो मैं लॉस में लास्ट में खड़ा था, वो -30 लाख रुपीस के लॉस में था 2010 में। आप मना कर सकते थे नहीं देने पैसे? किया काफ़ी लोगों को, जिनको मुझे देना बनता ही नहीं था, मेरी जिम्मेदारी थी ही नहीं। लेकिन अगेन वही बात करूँगा, जब आपको डबल पैसा मिलता है तो कोई एक पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट भी ला कर नहीं देता है, लेकिन आप अगर आपकी, मैं ये बोलता था कि ये गड्ढा है, इसमें मैं कूदा हूँ, मुझे डायमंड मिल रहा है, राइट। आप चाहो तो इसमें जंप लगा सकते हो, आपको डायमंड मिलेगा या कोयला भी मिल सकता है। तो फिर 30 लाख आपने लोगों को लौटा है, लेकिन उससे पहले घर गाड़ी सब कुछ बेच दिया? बेचकर उसमें से को क्या आंसर किया फिर आपने? नहीं, तब तक उनको पता था कि मतलब ये गलत रास्ते पर गया है, लेकिन मेरे पास वो मतलब ऐसा रास्ता कोई बचा नहीं था कि जिससे मैं कहीं से पैसा लाकर लोगों को लौटाऊं, और वो जो मुझे पैसे देने वाला है वो कुछ समय के लिए एटलीस्ट मुझे हेल्प करे, ऐसा कोई बंदा नहीं था। कैसे मैनेज किया? क्योंकि 30 लाख मेरे लिए और हम सब भी मिडिल क्लास लोगों के लिए आज भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उस टाइम पे 30 लाख आपने कैसे मैनेज किया, क्या किया? उस टाइम मैंने जो भी चीज़ें थी उसको बेचकर काफ़ी लोगों को पेमेंट वगैरह दिया, लौटाया, रिश्तेदार थे उनको पैसा लौटाया, जहाँ पर मुझे रिलेशन संभाल के रखने थे उन लोगों को मैंने पहले दिया। राइट। उसके बाद जो लोग परेशान कर रहे थे उन लोगों को मैंने, छोटे छोटे जो अमाउंट थे उन लोगों को मैंने दिया, किसी से लेकर दिया। कैसे दिया पैसा आपने? आपके पास तो था नहीं ना? मैंने किसी और से लेकर दिया, जैसे कोई बंदा है जो इंटरेस्ट पे पैसे देगा, ब्याज पे, ठीक है, उसके पास से कुछ टाइम मैंने लिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ऐसे 3 लोग थे जिनके पास से मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया। ओके। और जितने भी लोग थे उनको थोड़ा पैसा दे दिया। अब मुझे 3 लोगों को संभालना है, मुझे 300 लोगों को संभालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। फिर उनके साथ जो टाइम था वो टाइम खत्म होना है, फिर वहाँ से प्रेशर शुरू हुआ। इस दौरान कभी मारपीट हुआ आपका किसी? नहीं, कभी मारपीट तो तब तक नहीं हुआ था। हाँ, गाली गलौज होता था, इंसान रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और
मज़े की बात यह है कि मैंने उनको पैसा लौटा दिया, उसके बाद भी कुछ लोग आते थे, बोलते आप कोई अच्छा कंपनी आए तो बताना, मैं इंटरेस्टेड हूँ पैसा लगाने में। घर तो पे मैं क्या बोलता था condition कि मैं हुआ? छोड़ चुका हूँ, मुझे आप मेरे से दूर रहो, आप मुझे आप लोगों के साथ किसी के साथ काम नहीं करना है। अच्छा, घर पे पापा आपके या फिर वाइफ, उन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ कभी? नहीं, उनके साथ भी कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन लोग Misbehave आते थे हुआ। घर पे, हाँ। मतलब किसी न किसी थ्रू लोगों के साथ बात पहुंचाते थे कि इनको बोलो हमारा पैसा थोड़ा दे दे, ये हुआ वो हुआ, राइट। तो मैं फाइनली 2010 में मुझे समझ में आया कि मैं एक दलदल में फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से। ओके, अब इसमें से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं पे मतलब सब कुछ कैसे खत्म हो निकले जाएगा। फिर आप उसमें से? फिर मैंने जो 3 लोगों से पैसा लिया, उनका समय भी आ गया देने के लिए। अब उनका प्रेशर बढ़ने लगा, उनका प्रेशर इतना बढ़ने लगा क्योंकि वो अमाउंट बड़ा था। राइट। उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कुछ समय के लिए घर से दूर चला गया था, करीबन 1 साल में घर से बिल्कुल दूर चला गया था। मैं कहाँ हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, हाँ घर पे मैंने बोला था कि बताना मत मैं कहाँ पे हूँ। उन लोगों से मैं कांटेक्ट में रहता था, उनको बोलता था कि मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। राइट। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई, ऐसा मुझे फील हुआ, तो फिर मैं उन लोगों के पास सामने से डायरेक्ट गया और उन्होंने उनको बोला कि देखो मेरे पास अभी है नहीं, ओके, आप जो भी चाहे मेरे साथ कर सकते हो, या मुझे एक मौका दो, राइट। राइट, तो मैं ये प्रॉब्लम में से मैं निकल सकता हूँ और आपको पैसा लौटा सकता हूँ। ओके, फिर क्या आपने किया था कि आप उन लोगों को तो पैसे लौटा सकें? मैंने उनको एक प्रोजेक्ट बताया कि अगर आप, मेरे पास एक बिजनेस है, ओके। अगर उसके अंदर आप मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, उनसे मैंने इन्वेस्टमेंट मांगा। अच्छा। दोबारा लंबी स्टोरी है, लड़ाई झगड़ा ये वो बहुत कुछ हुआ था। तो उनसे मैंने पैसा मांगा कि आप मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो इसमें से रिकवर करके आप पार्टनर भी रहोगे और इसमें से मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, राइट। तो वो लोग एग्री नहीं हुए, उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बोला कि तू मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि तू, हम तेरे पास पैसे मांग रहे हैं और तू हमारे पास ही और एक प्रोजेक्ट लेकर आया पैसे मांगने के लिए। ओके। क्योंकि और तो कोई था नहीं, अब नाम इस तरीके से ख़राब हो चुका था कि और कोई नहीं था कि जो मुझे पैसा दे बिजनेस के लिए। राइट। तो मेरे पास तो मतलब सिवाय मरने के कोई ऑप्शन बचा नहीं था, ऐसा समझ लो राइट। उस वक्त। हाँ। और मैं वो काम करना नहीं चाहता था। एक बार कोशिश भी मैं सोचा था मैंने, बट अटेम्प्ट टू सुसाइड? हाँ एक बार सोचा था, ऐसा दिमाग में आया था, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया था क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरी बच्चियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई थी, तो वो मैं काम कभी कर नहीं सकता। तो उस हालात से मैं गुजरा था। तो फिर क्या बिजनेस किया आपने और लोगों को पैसे कैसे लौटाए? उसके बाद मैंने प्रोडक्ट सप्लाई के बिजनेस में आ गया। मतलब जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है, उन लोगों को जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, उन कंपनियों को प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, राइट। ठीक है। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोडक्ट सप्लाई में, और मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंपनी थी, मेरा नाम तो मतलब था ही, क्योंकि बहुत सारे इन लोग चीज़ों में पहचानते तो थे। आपको, हाँ, हाँ, तो मैंने वो सब कंपनियों को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आप ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रहे हो, मैं आपको अच्छे रेट में दूंगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप आओ मिलो। अब मैं जाना आना ट्रैवलिंग ये सब के लिए पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। राइट। तो इन लोगों को मैंने तीनों को प्रोजेक्ट बताया जो मेरे से पैसे मांग रहे थे ऑलरेडी पहले से, राइट। ठीक है। तो वो मना कर दिया उन्होंने कि ये क्या बात हुई, ये वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा टाइप हुआ। लेकिन उनके जो पापा थे ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन थे। उन्होंने ये बोला कि बेटा ये सही इंसान है, ये 1 साल से तुमको मिल नहीं रहा था, ये ऐसी जगह था कि आप ढूंढ नहीं पाते, लेकिन ये सामने से चल के आया, मतलब ये तुमको पैसा देना चाह रहा है, लेकिन अभी इसका समय खराब चल रहा है, ओके। तो आप इसको और पैसा दो, इसके साथ बिजनेस कर सकते हो। फिर हम वो 3 और मैं 4 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा दिमाग या मेरा कॉन्टेक्स और उनका पैसा, और 25% पार्टनरशिप हुआ। तो मेरे पास जो 25% आता था ना, उसमें से 50% में उनका पुराना कर्जा देने में मैंने शुरू किया। और मतलब 12.5% जो मेरे पास बचता था, अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया, 25,000 मेरे पास प्रॉफिट आएगा, जिसमें 12,500 मैं अपने खर्चे के लिए रखता था, 12,500 उनको लॉस जो हुआ था उसको मुझे देने के लिए मैंने रखा। राइट। वो बिजनेस मेरा चल पड़ा। ओके। वो बिजनेस मेरा बहुत जबरदस्त तरीके से चल पड़ा था ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन चल पड़ा। लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ ही मैं कनेक्टेड था। क्योंकि वो लोग बोलते थे 10,000 पीस ये भेज दो समीर भाई, 1,000 पीस ये भेज दो, 5,000 ये पीस। हाँ, अच्छे प्रोडक्ट्स थे। और जो ट्रेंडिंग उस वक्त चल रहे थे वही प्रोडक्ट्स मैं ला कर देता था। मैं साल में 2 बार चाइना जाता था, जहाँ कैंटोन फेयर लगता था, गोंजाओ सिटी जाता था, मैं शेंजन जाता था। अच्छा। और वहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते थे। हम चाइना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसा है चाइना? जैसा हम यहाँ पे रह के बुराई करते, बात करते, वैसा ही है चाइना? नहीं, वैसा नहीं है सर। ऑनेस्टली बोलूँ तो जैसे हिंदुस्तान में क्या है सर, हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जगह पर आप देखोगे ना, तो कमाने वाला 1% है और खाने वाले 5 लोग हैं। राइट। एक ही बंदा पूरा स्ट्रेस ले रहा है, भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरे घर को संभालना है, चलाना है घरों को। चाइना में वैसे नहीं है। चाइना में मैंने देखा है कि
एक छोटी सी दुकान है ना 10 बाय 10 की, उसके अंदर कम से कम 20 वर्कर बैठ के काम करते हैं। ओके। और जो काम महिला कर सकती है वो महिलाओं को ही दिया जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट शायद जो काम महिला कर सकती है वो महिलाओं को दिया जाता है। ओके। जो हार्डवर्क वाला काम है जो एक पुरुष कर सकता है वो काम ही पुरुष को मिलता है। ओके। और वहाँ पर 16 साल का जो बच्चा होता है ना उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है कि अब तुम तुम्हारी लाइफ दियो और तुम कोई जॉब ढूंढो, किसी डोमिनोज या जैसे कुछ भी है वहाँ पर आप जॉब कर लो, अपने पैर पर खड़े हो, राइट। और वहाँ पर एक लेडीज़ भी, वाइफ भी है, वो भी घर बैठे कुछ ना कुछ बना रही है। अच्छा। कुछ ना कुछ बना रही है वो वहाँ पे वो लोग है ना, जैसे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। वो लोग बोलते हैं अगर आपको बिजनेस करना है हमारे साथ तो आप चाइनीज़ बोलो, अच्छा। हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन ये दिक्कत आती है, हम ट्रांसलेटर लेकर चलते थे साथ में। ओके। वहाँ पर राइट। कि जो भी कंपनी का जो मैन्युफैक्चर है जो करता है प्रोडक्ट्स, उसके साथ जब हम बैठते थे तो वो तो चाइनीज़ ही बोलता था और हम लोग हिंदी इंग्लिश हम लोग बोलते हैं। तो बीच में हमें मीडिएटर रखना पड़ता था जो ट्रांसलेटर होता है, ओके। जो हायर करना पड़ता है। जैसे 8 दिन के लिए गया हूँ तो मुझे 8 दिन के लिए हायर करना है उसको, उसकी फीस भी ज़्यादा होती है, काफ़ी मतलब होती है। राइट। तो वो जब मैं उसको बताता था कि मुझे ये वाली डिज़ाइन चाहिए, इतने पीस चाहिए, मुझे ये बजट में चाहिए, मुझे इतने दिनों में चाहिए, राइट। तो वो सेम चीज़ उसको ट्रांसलेट करता था। ओके। फिर वो चाइनीज़ में कुछ बोलता था और वो पर्सन फिर मुझे बोलता था कि ये आपको इतने दिन में मिलेगा, इसका बजट इतना होगा, इसकी क्वालिटी ये होगी, वगैरह वगैरह। घूमे थे आप चाइना? घूमे? चाइना में घूमा नहीं हूँ, मतलब अभी तक मैं करीबन चाइना गया हूँ मैं 7-8 बार गया हूँ। ओके। जिसमें मेजर जो सिटी है जहाँ पर मैं घुमा हूँ, हाँ। तो एक गॉन्जाओ, जहाँ पर वहीं पे हम लोग लैंड करते थे, दिल्ली से फ्लाइट होता था हमारा। गॉन्जाओ सिटी है, वहाँ पर कैंटोन फेयर लगता है। राइट। और करीबन हर साल 15 अक्टूबर मेरे बर्थडे के दिन ही कैंटोन फेयर शुरू होता है, मुझे आज भी याद है। ओके। इसलिए मैं डेट बता सकता हूँ। 15 अक्टूबर को कैंटोन फेयर स्टार्ट होता है और 5 नवंबर तक कैंटोन फेयर चलता है 20 दिन के लिए। ओके। और वो 20 दिन का जो कैंटोन फेयर होता है वो 4-5 फेज में होता है कि मेडिकल चीज़ें इस तारीख से इस तारीख तक सारी मेडिकल चीज़ें होगी, ओके। इस तारीख से इस तारीख तक सारी ज्वेलरी होगी, इस तारीख से इस डेट से इस डेट तक सारे कपड़ों की चीज़ें होगी। राइट। तो हमें जो मिलता था, मेल आता था कि इसमें, तो हमें लगता था हमारा जो काम की चीज़ है ना वो 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर का टाइम, तो उस वक्त हम बुक करके जाते थे। ओके। ये था। चाइना जैसे हम देखते हैं कि वो लोग ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा। वेज तो मिलता ही नहीं। मैंने एक बार देखा था, कुछ वीडियो में देखा था यार, 1-2 लोग वहाँ पर गए थे, उसका रिव्यू सुना था जी। उसने बोला कि वेज तो यहाँ बॉस मिलेगा ही नहीं, आपको खाना है तो नॉनवेज ही खाना है। नहीं मिलेगा वेज, बट अब मतलब आपकी बात सही है, ज़्यादातर लोग नॉनवेज ही खाते हैं। मेरे को आज भी वो इंसिडेंट याद है, मैं एक मेट्रो स्टेशन पे था और वहाँ पर एक राजस्थान के एक मारवाड़ी भाई थे। ओके। हम लोग गुजरात से जैसे हम जाते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारा नमकीन लेकर जाते हैं। राइट, हम बहुत सारा नमकीन लेकर जाते हैं। तो थेपला जो यहाँ का जो थेपला है, तो फूड पैकेट हम लेकर जाते थे। गुजराती आदमी कहीं भी जाए थेपला और चटनी, लहसुन की खाकरा, ये सब लेके जाएगा। तो वो सब हम बैग में भर के लेके गए थे। 4 लोग थे तो वेट तो हम 60 किलो लेके जा सकते हैं। तो एक बैग 15 किलो का सिर्फ यही चीज़ों का रहता था, राइट। तो वहाँ पर हम जाते थे क्योंकि खाना बहुत महंगा है। क्योंकि उस वक्त मैंने देखा था कि एक रोटी अगर आप खाते हो, एक रोटी सिर्फ, तो इंडिया के 120 रुपये का एक रोटी आपको क्या बात मिलता है। यहाँ तो पूरा थाली आता है 120। बिल्कुल 120 में पूरा थाली आता है, अनलिमिटेड, आप जितना खाना वो खा सकते हैं। 50 रोटी खाओ आप खा सकते हैं 120 में। वहाँ पर इंडियन 120 रुपये में आपको एक रोटी मिलता है। और वहाँ पर जैसे इडली मंगवाया था सुबह नाश्ते, मुझे आज भी याद है सैनजन में, तो उस 900 रुपये की 2 इडली मिली थी इंडियन, 900 रुपये में। तो जब फर्स्ट टाइम गए थे तब मैं सोचा यार ये बहुत महंगा है, तब बहुत पैसा लग गया था। राइट। उसके बाद नयन जी है ना, जब नेक्स्ट टाइम गए ना, तो जैसे लहसुन की चटनी, अचार, सब ने घर से थोड़ा थोड़ा लिया, थेपला वगैरह बहुत सारा लिया। तो 7 दिन रहना होता था हमको। और रेडीमेड जो चाय बन जाती है, पाउच गरम केटल में आपने डाला और चाय बन गई। चाय भी बहुत महंगा मिलता था। तो हमने बोला कि यार बिजनेस कर रहे हैं तो जहाँ बिजनेसमैन, तो जहाँ पैसा बचेगा वहाँ पैसा बचाता है। हाँ। तो इस चीज़ों से हम 5-6 दिन गुजारते थे। फिर जब खाना खत्म हो जाता था तो हम एक गोंजाओ में एक स्ट्रीट है, लूजिंग लू स्ट्रीट, जहाँ पर होटल हम रखते थे। राइट। वहाँ पर एक पंजाबी सरदार भाई थे, उनका जायका रेस्टोरेंट था। ओके। वो प्योर वेज था। एक नेपाली भाई था, उनका एक पंजाबी रेस्टोरेंट था। तो उसे 4-5 रेस्टोरेंट हमने देख लिए थे। राइट। जब फर्स्ट टाइम गए थे तब। राइट। तो नेक्स्ट टाइम एक बंदे ने बोला था कि आप अब नेक्स्ट टाइम आओ ना, तो आप लूजिंग लू स्ट्रीट पे आप स्टे करना। वहाँ पर अगल बगल में बहुत सारी दुकानें हैं जो इंडियंस हैं Okay. और वो प्योर वेज आपको खिलाते हैं। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं आ रहा था एक कंपनी की विजिट करके होटल की तरफ,
तो मेट्रो स्टेशन पर मैं जब मेट्रो चेंज करने के लिए मैं जब सीढ़ी चढ़ रहा था, राइट, तो एक मारवाड़ी भाई उधर रो रहा था बैठ के। क्यों? वो बहुत रो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि भैया क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि आप इंडिया से? मिला, हाँ बोलो क्या? बोले यार बहुत प्रॉब्लम में हूँ यार, 5 दिन से बहुत परेशान हो गया हूँ। मतलब क्या हुआ बोलो ना। बोले हाँ, मैंने बोला हाँ, बोले मैंने 5 दिन से प्रॉपर खाना ही नहीं खाया। तो मतलब क्यों नहीं खाया? बोले मैं प्योर शाकाहारी हूँ ओके, और मैंने यहाँ तो सब चीज़ों में नॉन, इवन चॉकलेट्स में भी नॉन वेज आता है। हाँ। तो उसने बोला मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला आप कहाँ ठहरे हो? तो उसने अपना एड्रेस बताया। तो मैंने उसको अपना होटल का कार्ड दिया कि आप वहाँ से चेकआउट करो और इधर आ जाओ, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप सुबह मिलो मुझे, ये मेरा चाइना का नंबर है, आप मुझे कॉल करो। ओके, मैं और 3 दिन यहाँ पर हूँ। ओके, क्योंकि उसे कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो पूछता था तो लोगों को आइडिया था नहीं। चाइनीज वहाँ पे जो लोग हैं वो प्रॉपरली बता नहीं पाते थे कि इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ होगा। हाँ, ठीक है, तो वो जिस एरिया में था वहाँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट था नहीं। राइट, तो फिर वो दूसरे दिन आया, हमें मिला, हमने वो सरदार भाई थे जो जायका, उनसे इंट्रोडक्शन कराया कि भाई अपने पंजाब के हैं, आप यहाँ खाना पीना खाओ। तब उसने इतना खुश हो गया था, गले लगा था। और मुझे कुछ तो वहाँ की कुछ प्रोडक्ट थी, कुछ तो उसके पास 100 पीस एक था, वो मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, कि ये आप रखो, उसका बिजनेस था, उसका वो सैंपल लेकर आया था, Okay. वो मुझे उसने गिफ्ट दिया था। तो ये इंसिडेंट हुआ था। राइट। बैक टू द इंडिया वापस आते हैं। फिर आपने वो ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया, उसमें से पैसे कमाए, हाँ, और तकरीबन कितने टाइम में लोगों को पैसा मुझे लौटाया? 2011 से शुरू कर चुका था मैं, ओके, और 2016 तक ओके, ये बिजनेस मैंने किया, ऐसा समझ लो। और 2016 तक मैं 4 साल मुझे लगे थे उनका पैसा लौटाने में। हाँ, क्योंकि मुझे मेरा देखना था, उस बिजनेस को भी संभालना था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और उनको पुराना पैसा भी लौटाना था। तो 4 साल लगे मुझे उनको थोड़ा थोड़ा पैसा चुकाने में। उनका सारा पैसा खत्म हो चुका था, और अब मैं डायरेक्ट सेलिंग से या ऐसी जो पॉन्जी स्कीम से, उससे मैं बहुत दूर हो चुका था। अब कोई भी आता था मैं सीधा भगा देता था अपने ऑफिस से कि अब चले जाओ यहाँ से, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। क्योंकि मैं समझता था ये सब कुछ फ्रॉड है, इवन डायरेक्ट सेलिंग भी फ्रॉड है, ये मैं समझ बैठा था। ओके, हाँ, तो ये होते होते मतलब समझो कि 2016 खत्म होते पूरा होते पैसा आपने लौटा दिया? हाँ, सब कुछ लौटा दिया। मेरे ख्याल से कर्जा एक दीमक की तरह होता है, बिल्कुल, जो आदमी का ना खून चूस लेता है, चूस जिस लेता पर लग जाए उसको पूरा उसे खत्म कर धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो फाइनली जब आप कर्जे में से बाहर निकलते हो तो यही आपको लगता है कि जैसे आईसीयू में से आप अचानक से आपको जिंदगी मिल गई और डॉक्टर बोलता है कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, अब एकदम ये फिट है, तंदुरुस्त है। तो जैसे एक नया जीवन मिल गया। उसके बाद सर आपने क्या किया? उसके बाद फिर वही मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस को मैंने कंटिन्यू किया, राइट, और वहाँ तक 2017 ऑलमोस्ट आ चुका था। और 2016 में है ना, मैंने देखा कि भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई ऐसे बिजनेस के ऊपर, राइट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो नाम था, और रामविलास पासवान जी जो हमारे शायद मंत्री थे वो संभाल रहे थे इस चीज़ को, राइट। तो वहाँ पे एक भरोसा और बढ़ा कि यार अब ऐसी कंपनियों पे रोक लगेगी, ओके, जिसमें मैं फंसा था, जिसमें सैकड़ों मेरे जैसे बहुत सारे लोग फंसे हैं, राइट, और अब अच्छी कंपनी जो होगी जिनमें आप भरोसा रखकर काम कर सकते हो, कैरियर बना सकते हो। क्योंकि मैं तो इसी इंडस्ट्री से था, तो मैं इसी इंडस्ट्री के बारे में सोचूंगा। तो मुझे दूसरी बार ऐसा लगा कि अब मुझे है ना कुछ और नया करना चाहिए, ट्राई, अपनी स्किल जो है, अपना टैलेंट है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आपने क्या किया सर? जैसे मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी मैंने काम शुरू किया। अच्छा, हाँ, मैं बहुत कुछ सीखा हुआ था, और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अटक जाते हैं, सिर्फ उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिलता, सही नॉलेज नहीं मिलता। तो आज मैं बहुत सारी जगह पर मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। नहीं, लेकिन तब जब आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, कर्जा आपने खत्म किया, तो वहां से लेके एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अंदर जाने का डिसीजन, वो दोनों कैसे ज्वाइंट हुआ? वो डिसीजन ऐसे ज्वाइन हुआ कि मुझे अब क्या था कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस तो सेट था मेरा, अब मुझे और भी कुछ करना था, क्योंकि मेरे पास समय बहुत बचता था, राइट। तो फिर मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे एक ऑफर किया, उनका खुद का भी कंपनी था, और उनकी कंपनी के अंदर मैं प्रोडक्ट सप्लाई भी करता था, राइट। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ऑफर किया कि काम करो कि आप मेरी कंपनी में मैनेजमेंट आप संभालो और ट्रेनिंग फील्ड में संभालो। आप कैसे जानते थे? प्रोडक्ट में उनको सप्लाई करता था। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट का मेरा बिजनेस था ना, उसी प्रोडक्ट की वजह से उनकी कंपनी शुरू हुई थी और एक अच्छे लेवल पर गई थी। ओके। और मैं उन प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देने भी उनकी कंपनी में जाता था, तो उन्होंने मेरे स्किल टैलेंट वगैरह देखा था कि ट्रेनिंग अच्छी देते हैं, लोगों को बांध के रखते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है इनके थ्रू। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट आज 26 साल का तजुर्बा हो चुका इस इंडस्ट्री में, तो तब तक मुझे करीबन 19 साल का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, तो मैंने बोला हाँ ये शुरुआत कर सकते हैं। तो वो बिजनेस तो सेट हो चुका था।
फिर मैं ट्रेनिंग स्टार्ट किया, उस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में मैं रहा, बहुत कुछ मैंने चीज़ें संभाली। राइट। और ये करते 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 3 साल हुए। 3 साल में उस कंपनी को एक अच्छे लेवल पर लेकर गए, बड़े लेवल पर लेके गए। और फिर 2020 आ गया और फिर कोविड का समय आ गया। ओके। और कोविड के समय में आप जानते हो कि क्या सारी अब चीज़ें। जिस कंपनी का आप मैनेजमेंट देख रहे थे या फिर ट्रेनिंग फील्ड देख रहे थे, वो कंपनी कैसी थी? सही कंपनी थी? वो कंपनी सही थी अपनी जगह पर, राइट, Legal लेकिन company गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जो बनी थी, हाँ। उसके अकॉर्डिंग मतलब 100% तो नहीं थी, ये बोल सकते हैं, लेकिन काम कर रही थी। प्रोडक्ट्स अच्छे थे क्योंकि मैं ही प्रोडक्ट्स उनको दे रहा था और प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद भी आ रहे थे। और लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे? नहीं, फ्रॉड उनके साथ उन्होंने नहीं किया था तब तक, Okay. राइट। लेकिन ईयर 2020 जब आया, ओके। और जब क्या हुआ कि मैंने उस कंपनी में बहुत मेहनत किया था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि जब आपका नाम है ना बड़ा बन जाता है आपकी स्किल और टैलेंट के ऊपर, राइट, तो काफ़ी कम लोग हैं जो उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। तो वहाँ पर मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई लाइफ में फिर से, जहाँ पर मैं अपना कैरियर लेकर चला था कि अब यहाँ पर अपना कैरियर मैं बना लूंगा बढ़िया। मुझे भी लग रहा था जब आपने बात स्टार्ट की ना कि इस कंपनी में तो आपको कुछ पैसे नहीं डालने, हाँ, सिर्फ अपने स्किल और टैलेंट के बेस पर धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो सही होगा सब कुछ। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो बड़े जो फंक्शंस होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, ट्रेनिंग्स होती थी, तो मैं डाउन टू अर्थ नीचे उतर के काम करता था सभी लीडर्स के साथ। ये मेरी आदत है। राइट। मैं एसी वाली कैबिन में बैठ के कभी काम नहीं करता, मैं धूप के अंदर निकलूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है रुका हुआ जो पानी होता है ना तालाब का, या वो कुछ समय के बाद सड़ जाता है, उसमें बदबू आती है। लेकिन जो झरने का पानी होता है जो बहता रहता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत स्वच्छ होता है, मधुर आवाज़ होती है, और कहीं ना कहीं वो मिनरल वाटर से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। राइट। तो मेरी आदत है कि मैं काम पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने एक समय ऐसा आ गया कि जब मेरा नाम बड़ा होने लगा, लोग मुझे पसंद करने लगे, लोग मुझे सुनना पसंद करने लगे, राइट। तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के जो मेन डायरेक्टर जो मेरे एक समय में मेरे मित्र थे, राइट, फ्रेंड थे, वो शायद उनको ये फील हुआ कि नहीं यार नाम इसका बड़ा हो रहा है। और ये मुझे नहीं, मैं अनजान था उस चीज़ से कि मेरे खिलाफ, मेरे पीठ पीछे कुछ साजिश चल रही है, कि जहाँ से लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप इसकी बात मत सुनो, मैं आपको देख लूँगा। तो हुआ होगा ना उससे पहले? उस समय नहीं, उस समय एक फंक्शन था, मुझे लग रहा है वहाँ से ये सारी चीज़ हुई थी। मैंने क्योंकि उस चीज़ के बारे में कभी उनसे डिस्कस नहीं की, मुझे समझ में आ गया कि सोच थोड़ी बदल गई है, तो फिर मेरा भी मन थोड़ा खट्टा हो गया था। एक फंक्शन था जिसके अंदर मुझे याद है कि मैं जब स्टेज पर गया था, और जब भी स्टेज पर मुझे इनवाइट किया जाता था, सारे लीडर लोग खुशी के मारे मुझे कंधे पे उठा कर लेके जाते थे। ओके। तो एक फंक्शन में मुझे ऐसा, एक दो फंक्शन में ऐसा मुझे लगा कि जब मैं स्टेज पर गया तो लोगों की तालियां और हुटिंग, जो मतलब उनकी प्यार मोहब्बत, वो 5 मिनट लगता था मुझे हाथ जोड़ के चुप कराने के लिए कि आप बस अब चुप हो जाओ, समय कम है, हमें मीटिंग स्टार्ट करना है। और लोग खुशी के मारे, और जब मेरे बाद जब कंपनी के ओनर आते थे तो उनके लिए उतनी तालियां और सीटियां नहीं बजती थी। तो बस वहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये चीज़ मुझे बाद में पता चली थी। राइट। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे साइड करना शुरू कर दिया, और तब तक मैं ट्रेडिशनल बिजनेस है ना उन लोगों को सौंप चुका था, जिनके साथ में था, क्योंकि अब मुझे यहाँ कैरियर बनाना था। हाँ, और किसी वो कर्जे का कुछ तो था नहीं, वो तो कुछ था नहीं अब तो। राइट। तो अब मैंने देखा कि जबकि लाइफ सेट हो चुकी थी, सब कुछ अर्न हो चुका था, काफ़ी कुछ दोबारा जो चली गई चीज़ें वापस आ चुकी थी। तो फिर ईयर 2020 के अंदर एक फंक्शन प्लानिंग होता है जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ओके। और वो फंक्शन का टारगेट हम रखते हैं कि करीबन 10,000 लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, एक ओपन ग्राउंड प्रोग्राम करेंगे, ओके। एक बिग सेलिब्रेशन करेंगे, जिन लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं उन लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे। और वो फंक्शन के लिए तैयारी करने के लिए मैंने 2 महीने से फील्ड में मैं उतर गया था, और कहा कि मुझे भीड़ चाहिए, सब लोग वहाँ आने चाहिए। तो जैसे कोई बड़ी सी रैली होती है किसी पॉलिटिकल, किसी पार्टी की, तो रैली में भीड़ इकट्ठा करने से पहले बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, 1-1 महीने पहले से। जो कार्यकर्ता है वो जाते हैं, घर घर जाकर इनविटेशन देते हैं, बस सेम वैसा ही। और वो 2 महीना बहुत लगातार मेहनत की थी, और जब फाइनली वो डेट आई जनवरी की स्टार्टिंग में कि ओपन ग्राउंड प्रोग्राम है, पूरा सेटअप कर दिया, बहुत सारे लोग आए, करीबन 7,500 लोग हम लाने में कामयाब रहे थे। उसमें कुछ 10,000 का टारगेट था, हाँ, लेकिन 7,500, लेकिन इट्स मच इनफ। हाँ, क्योंकि 2 महीने के टाइम में इतने लोग इकट्ठा करना वो भी एक चैलेंज था। राइट। उसमें बॉलीवुड की कुछ एक एक्ट्रेस थी, उनको भी हमने बुलाया था उस फंक्शन के अंदर एज ए चीफ गेस्ट में। गुजराती मूवी की एक्ट्रेस, उनको भी हमने बुलाया था। ओके। और वहाँ पर लेकिन मेरे साथ हादसा क्या हुआ, क्योंकि ये मेहनत जो मैंने की थी, तो शायद उनको पता था कि इस बार भी लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके। और मैं इस चीज़ से अनजान था।
हर प्रोग्राम में एक ट्रॉफी से रिकॉग्नाइज किया जाता था। हाँ, लोगों को तो ट्रॉफी उस अवार्ड वक्त दिए जाते एक बड़ा फंक्शन था और एक सेलिब्रिटी भी आने वाली थी, तो मैं मेरे बच्चों को भी लेकर गया था साथ में, वाइफ और बच्चों को, कि आप चलो, उनको हीरोइन से मिलना था, फोटोज खिंचवानी थी। राइट। तो वहाँ मैं फ्रंट रो में मैं बैठा था, लेकिन वहाँ पर मैंने फील किया कि मुझे लिटरली मतलब उनकी तरफ से साइड किया जा रहा है, और ऐसा फील मुझे होने लगा। तो मैं बोला नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बैठा, फिर जब वो हीरोइन स्टेज पर आए 10 मिनट के लिए, तो उनके घर वाले, बाकी जो लोग थे उनके भी घर वाले फ़ोटो खिंचवाने जाने लगे। तो मैं भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए बच्चों को लेकर गया मैं। तो हीरोइन के बाउंसर थे, उन्होंने वहाँ पे रोका कि सर अभी बहुत भीड़ है, आप रुक जाओ। तो मैं 10 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा, फिर इतने में वो जाने लगे। तो मैंने, सर उनके बगल में खड़े थे, तो मैंने उनको बोला सर एक सिर्फ बच्ची के साथ एक फ़ोटो, ये बहुत बड़ी फ़ैन है उसकी, सर एक फ़ोटो। तो उन्होंने हाँ मैं करवा दूंगा। और हीरोइन, जो भी हीरोइन थी, वो चली गई। बेटी थोड़ी उदास हो गई। फिर मैंने समझा बेटा कोई नहीं, कभी नेक्स्ट हो जाएगा, दिक्कत मत लो। और सबको, जो जिन लोगों को मैं जैसे ट्रेनिंग देता था, उन लोगों को भी स्टेज पर बुलाकर ट्रॉफी वगैरह दिया जाता था। मेरी भी ट्रॉफी थी जो हर बार मिलती थी, लेकिन इस बार फैमिली लेकर आई थी, तो उनके सामने ट्रॉफी मिलने वाली थी। तो वो बेटी बोलती पापा मैं आपका वीडियो बनाऊंगी और मैं चिल्लाऊंगी, सीटी बजाऊंगी, मतलब चिल्लाऊंगी, हुटिंग करूंगी जब आपको ट्रॉफी मिलेगा। और ड्रीम लेकर आई थी। तो मैंने 2-3 बार जाकर बोला, मैंने सर वो बच्चे लोग साथ में आए हैं, ज़रा थोड़ा स्टेज पर आप ऐसा करके, मैंने बोला हाँ मैं देख लूँगा। लेकिन पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मुझे समझ में आ गया कि बॉस यहाँ कुछ अलग चल रहा है। राइट, मैं शायद ना ही आपको ट्रॉफी मिली, हाँ, और ना ही ट्रॉफी कुछ का तो- रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ स्टेज पर सम्मान दिया, या फिर नहीं कुछ वो, सेलिब्रिटी के साथ फोटो भी नहीं खींचने हाँ दिया। वो चीज़ों की मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि मेरा सम्मान करो या, राइट। बट जब फैमिली होती है ना, तो इंसान की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ। फिर क्या हुआ, जब प्रोग्राम खत्म हो गया और मैं वाइफ को बोला चलो हम निकलते हैं, क्योंकि मैं दूसरे शहर में गया था अपने घर से। तो वहाँ पर उस कंपनी का एम्प्लॉय मुझे एक आवाज़ देता है और बोलता समीर सर आपका ट्रॉफी वहाँ पड़ा है, आप जरा लेते जाना। राइट। तो मैंने बोला ओके। बेटी को बोला जाओ बेटी, सामने देखो ट्रॉफी पड़ा है, मेरा नाम लिखा होगा, जाओ ले आओ, तुमको चाहिए था ना। तो बेटी लेके आई। मैंने लो खुश, तो ट्रॉफी मिल गया ना, आपको चाहिए था ना बेटा मेरा, क्योंकि उसने पूरी ट्रॉफी मेरी जितनी उसका कलेक्शन घर में किया हुआ है। तो बेटी ने मुझे आंसर दिया कि पापा ये नहीं, स्टेज पर बुला के क्यों नहीं दिया गया। और ये चीज़ सबने फील किया, और कुछ कंपनी के बहुत सारे लीडर्स उन्होंने फील किया। बोले सर ये हमें समझ में नहीं आया। तो फाइनली फिर है ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई। फिर मैंने चलो कोई नहीं, इतनी सारी चीज़ें नहीं सोची जाती। जब आप स्किल में टैलेंटेड हो, जब आप नॉलेज देते हो, लोग आपको पसंद करते, तो ट्रॉफी और रिकॉग्नाइज की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे आप लोग दिल से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो इनफ है मेरे हिसाब से। उसके बाद फिर मैं अपने ब्रदर के घर में गया 2-3 दिन के लिए अपनी पूरी फैमिली को लेकर, और फिर वहाँ पता चला कि लॉकडाउन लग गया। अब मैं जा नहीं सकता अपने घर पे, क्योंकि मेरे घर से करीबन 350 किलोमीटर दूर में अपना भाई का घर है, वहाँ पर फैमिली को लेके गया था। गाँव में एक गाँव था छोटा सा, वहाँ पर गया था। इधर सौराष्ट्र में एक गाँव था छोटा सा, वहाँ गया था, बहुत खूबसूरत गाँव था। राइट। तो अब मैं मस्टक हो गया। अब मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी जेब में कितना कैश मैं लेके जाऊँगा, 5-6 हज़ार रुपये कैश था। तो मैंने ठीक है, वहाँ जाना है आना है, और तो क्या, वहीं भाई के वहाँ तो 2 दिन रहना है। और गाँव में कोई शॉपिंग वॉपिंग कहीं जाना नहीं। घर पे पेमेंट पड़ा था मेरा, लेकिन घर लॉक था। अब वहाँ जाने के बाद कुछ 14 दिन या 21 दिन का शायद फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था। तो वहाँ पर धीरे धीरे और अकाउंट में जो पैसे थे, तो उससे हर इंसान के EMI चलते हैं। तो मेरे भी काफ़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बहुत कुछ, तो EMI मेरे भी चल रहे थे। तो 1 महीने में ऑलमोस्ट EMI काफ़ी निकला, दूसरे महीने में भी काफ़ी EMI निकल गए। तो लास्ट में फिर मैंने उनको बोला, क्योंकि उनके पास मेरा कुछ पैसा पड़ा था, जो मेरा जो अर्निंग था, काम कर रहे हैं। हाँ ओके, मेरा जो अर्निंग था। तो मैंने बोला आप रखो, मुझे फ्लैट लेना है। उस वक्त मैं एक साथ में आपसे ले लूँगा। एक भरोसा था, दोस्त भी था। राइट। लेकिन अब मुझे नहीं पता था चीज़ें बदल चुकी है। तो जब मैंने लॉकडाउन में, जब मुझे लगा कि मेरे बैंक से पेमेंट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और जो पड़ा है पैसा वो घर पे पड़ा है, राइट, तो मैंने उनको कॉल किया कि सर वो पेमेंट आप थोड़ा डलवा दो मुझे, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, पता नहीं लॉकडाउन तो कब खुलेगा। टेंशन में था। और वहाँ भाई भी था, उनकी फैमिली के साथ भी मैं रहता था। उन्होंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ। ऐसे करते करते काफ़ी सारे दिन निकाल दिए उन्होंने। कितना पैसा लेना था आपको कंपनी से? करीबन 7.5-8 लाख रुपए के आसपास मेरा पेमेंट था उनके पास। अच्छा। जो रखा था उनके पास कि बाद में ले लूँगा, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन मैं रखो। ओके। बट जब ज़रूरत के टाइम पर आपको छोटा सा पैसा भी याद आता है। सही बात। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो देखो सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास भी अभी पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह सारी बातें होने लगी। ठीक है, तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाने तो फिर मैं देता हूँ आपको। फिर सडनली क्या हुआ, उनका और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, ओके, उसके पास एक कार था, डस्टर कार था। हाँ।
तो वो ये जो कंपनी के बॉस थे ना, उन्होंने वो कार परचेज़ किया और लिखा एक कार मैंने परचेज़ किया अपनी वाइफ के लिए, ऐसा कुछ। अच्छा। तो मैंने देखा कार वो, तो मैंने उस पर्सन को कॉल किया जिसकी वो कार थी। मैंने बोला यार तुमने कार बेच दी उनको, गाड़ी तो अच्छा था तुम्हारा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मुझे तुरंत कैश पैसे चाहिए थे। तो मैंने वो कार उनको 5.5 लाख रुपए में उनको बेच दी। राइट। और उन्होंने मुझे बोला था कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि उन्होंने 5.5 लाख का कार खरीदा उस वक्त, मतलब मेरा पैसा उनको नहीं देना था। ओके। फिर मैंने कॉल किया, थोड़ा मैंने उस पर आर्ग्यूमेंट किया, डिस्कस किया कि सर ये गलत नहीं लग रहा कि आपको। उन्होंने बोला कि नहीं कोई गलत नहीं है, आप जब खत्म होगा तब आके मिलना, अपन इसको दी एंड करते हैं। और मैं भी सोच रहा हूँ कि कंपनी को दी एंड करूँ। मेरा भी बस उनको लगता था कि अब काफ़ी बार क्या होता है कि आप किसी को समझने में गलती कर सकते हो। काफ़ी बार ये होता है कि कुछ लोगों की सोच ये होती है कि कंपनी में एथिकल तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन मेरी भूख इतनी है, अगर मुझे 1 करोड़ मिल गया ना तो इनफ है मेरे लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बड़ा विजन है नहीं। हाँ, तो बस ज़्यादा कमा लिया, लॉस हो गया तब भी बंद कर लेते हैं कुछ लोग ज़्यादा कमा लेते हैं सोच से ज़्यादा, तब भी बंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो हुआ। तो मेरा सर लोगों का क्या होगा, आप इससे बात कर रहे हो, लोग मेरा क्या होगा, मतलब मैं तो चलो कहीं से भी मेरा तो दिक्कत नहीं, लेकिन लोग जो आपको सोच के काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। राइट। तो बोले नहीं कोई नहीं, वो तो देख लेंगे ये वो। तो जैसे लॉकडाउन खुला तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है सर, तो फिर मैं, आप जब बंद ही करने का सोच रहे हो तो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपना कैरियर की शुरुआत करूँगा, ट्रेनिंग्स वगैरह की। राइट। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब मैंने एक मैसेज बनाया और ग्रुप में मैंने डाला कि भाई हम लोग, मेरा सफ़र आज ख़त्म हो रहा है आपके साथ, और हम सबका सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ काम करके। राइट। और आई होप आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, थैंक यू सो मच। तो मुझ पे फ़ोन आने लगे, सर क्या हुआ ऐसा, आप क्यों छोड़ दिया आपने, क्या हुआ। अब मुझे किसी के बारे में नेगेटिव बात करनी नहीं थी, तो मैंने ये बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था, मैं सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा था और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब मेरी नीड नहीं है यहाँ पर, जब नीड होगी मैं डेफिनेटली 100% मैं आऊँगा। राइट। तो मैंने अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया, मैंने ये नहीं बोला मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ उन्होंने गलत किया। फिर आपका जो पैसा था वो दिया आप? नहीं दिया पैसा। और 4th 5th डे आया तब तक मुझे पता चल रहा है कि उनके जो अलग जो ग्रुप्स है जिसमें से मैं निकला था, उसमें मेरे बारे में बहुत नेगेटिव बातें की जा रही है। ओके। और लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर देखो ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो अच्छा बोल रहे हो। तो मैंने नहीं इट्स ओके। बोले नहीं सर अब सच बताओ, हम तो कहीं गलत जगह पे तो नहीं है। तब तक उसके 4थे-5वें दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं फाइनली इस कंपनी को बंद कर रहा हूँ। तो एक बार फिर मैं अटक गया अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। मतलब जिस जगह से निकले थे वापस आपने कर्जा एंड करके जो सेट किया था, फिर आप एक कंपनी में गए एज अ ट्रेनर, एज अ मैनेजमेंट, वहाँ पे सारा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लोगों के दिलों तक पहुँचे आप, कंपनी को बड़ा किया। कंपनी लीगल थी, इथिकल थी स्टार्टिंग में, कंपनी ने लोगों के साथ फ्रॉड नहीं किया, लेकिन आपका पैसा लेके चले गए और उसने पैसा अच्छा अर्न कर लिया, कमा लिया, तो कंपनी बंद कर दी। अब इसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही अपना काम आगे बढ़ाया। मेरे एक और मित्र हैं, उन्होंने फिर मुझे मैनेजमेंट में रोल दिया, जो बहुत सालों से। एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी बहुत लंबी बात की हमने, बहुत कुछ जानने को मिला कि स्कैम कैसे चलते हैं जी, आदमी पहले कैसे कर्जे में डूबते थे इस स्कैम के जरिए जी, इसमें फंस कर, फिर आपने बताया कि कैसे बाहर निकला जाता है। आपने 3-4 साल मेहनत किया ट्रेडिशनल बिजनेस में, बहुत अच्छा नाम किया, और फिर आप वापस से एक कंपनी में जाते हो और वहाँ पे ये चीज़ें होती है। लेकिन ये तो सारे हो गए ओल्ड टाइम स्कैम, जो आज से 2, 5, 10 साल पहले होते थे। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे कैसे स्कैम होते हैं? आज के टाइम पे जो स्कैम होते हैं ना कहीं मैंने देखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम हो रहे हैं। राइट। लोग आपको बोलते हैं आप अकाउंट खोलो हमारे यहाँ पे, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, हम लोग आपको कमा के देंगे। फॉरेक्स ट्रेड सीखना ज़रूरी है, अच्छा है, और नॉलेज आप प्रॉपर लेकर आप खुद करो। ओके। राइट। जैसे शेयर मार्केट में हो रहता है, ठीक है। लेकिन कोई और बंदा कंपनी खोल के बोलता है कि आप 1 लाख रुपए लगाओ, आपको हर महीने 5% में कमा के दूंगा, तो वो मेरे हिसाब से हर महीने पॉसिबल नहीं भी होता है, या कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, कभी लॉस भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो अगेन मेरे हिसाब से पॉन्जी स्कीम, मुझे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं सबको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम ही उनको बोला जाएगा, जो रोटेशन करते हैं पैसों का। उसके अलावा ये फोन पे स्कैम होते हैं जो मैंने पहले ही बताया था। फोन पे तो बहुत सारे स्कैम बढ़ गए, इंडियन आर्मी के नाम पर बहुत सारे लोग स्कैम कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, आप सब लोगों को मैसेज, कॉल, वीडियो सब आता है, ठीक है।
कुछ अभी ज़्यादातर स्कैम ये भी होता है, एक बंदे के साथ हुआ था कि एक लिंक आया, जैसे मान लो कि आज जैसे इस टेलीकॉम कंपनी, एक टेलीकॉम कंपनी पकड़ लो, सिम कार्ड जो बेचती है, इस कंपनी पकड़ लो, उसका नाम आता है कि इस कंपनी के आज 8 साल पूरे हुए थे, इस खुशी में आपको इतना डेटा GB फ्री दे रहा है। कुछ नहीं मिलता, किसी को आज तक नहीं मिला, लेकिन वो जो लिंक है उसको क्लिक करके आपको 10 लोगों को शेयर करना होता है। जैसे आप लिंक क्लिक करते हो, आपका सारा डेटा कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच जाता है और आप 10 लोगों को शेयर भी कर देते हो और वो लोग भी अपना डेटा उनको दे देता है, राइट। आज आप लोगों को डायरेक्ट कॉल आते हैं तो डेटा कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं डेटा, ये भी स्कैम है एक बहुत बड़ा, राइट। ऐसे फोन पे स्कैम हो गया, गूगल पे स्कैम हो गया। आपको लगता है कि जो स्पोंजी स्कीम थी, जितने भी फ्रॉड थे, वो अभी MLM के अंदर कन्वर्ट हो गए? नहीं, सारी कंपनियां नहीं हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारी कंपनियां जो आज भी प्रोडक्ट रख कर पॉन्जी स्कीम चला रही है, बहुत सारी कंपनियां, और वो बहुत सारी कंपनियां पैसा लूट कर आज भी भागी हैं। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन बनाई है, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी कंपनियां जो एथिकल है वो अपना जो प्लान है, जो अपना बिजनेस है, वो गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग चला रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं ना ऐसे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ MLM एकदम बुरा है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक एथिकल कंपनी में काम करना चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एथिकल कंपनी कौन है? तो जो गवर्नमेंट का जो लॉ बना है ना, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर कोई नेटवर्क कर रहे हो, कोई लीडर है जो आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको देखना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो प्लान है या जो सिस्टम है वो क्या गवर्नमेंट के लॉ के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी की नीयत अच्छी है, बिल्कुल। और 5, 10, 15 साल अगर पुरानी कोई कंपनी है तो उसकी टेस्टिंग तो हो ही चुकी होगी। वो तो हो ही चुकी, क्योंकि इतने साल से वो है, तो कहीं ना कहीं वो तो आपको पता है लॉ बनने के बाद 2016 में जब गाइडलाइन आई, गाइडलाइन आने के बाद एक फ्यूचर मेकर नाम की कंपनी आई थी और उसकी जैसे वेव आ गई थी, बहुत बहुत बड़ा वो था उसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो सुनते ही इतना फ्रॉड लगता था ये चीज, लेकिन फिर भी उसे बोलते हैं ना छलावा, एक बहुत बड़ा छलावा था। हाँ। और मैं तब तक तो पॉन्जी स्कीम वाली कंपनी से दूर हो चुका था, ट्रेडिशनल बिजनेस में आ चुका था, तो मैंने बहुत लोगों को रोका था कि ये मतलब अनएथिकल दिख रहा है मुझे, लेकिन लोग इतने पागल हो चुके थे कि वो कंपनी का अगर जब बंद हुआ ना, उस वक्त जैसे हरियाणा में हिसार में उनका ऑफिस था, और वो कंपनी जब बंद हुआ ना, तब 8,000 करोड़ का आई थिंक फिगर आया था। 8,000 करोड़ का उसने फ्रॉड किया था जी। अभी उस कंपनी के जो ओनर है ना, अभी बहुत मजे की बात कहीं से सुनने मिली मुझे, और न्यूज़ में भी आया था, उसका व्हाट्सएप पे फोटो भी आया था कि उस कंपनी के जो ओनर हैं राधेश्याम जी, तो उस वक्त वो जेल गए थे, कई सालों तक जेल रहे, 8,000 करोड़ का उन पर आरोप लगा कि पूरे हिंदुस्तान से 8,000 करोड़ का कुछ तो घोटाला हुआ वगैरह वगैरह। और उसके बाद अभी वो कंपनी के ओनर वो बाहर निकल कर आज कुछ बाबा या संत बन चुके हैं, और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मोह माया में कुछ नहीं रखा है। मेरे पास अगर 8,000 करोड़ हो तो मैं भी ऐसे ही लोगों को उपदेश दे सकता हूं। मैं ऐसा ना तो पूरा डेटा रखता हूँ मेरे पास, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीजें हैं ये उसके मैं आपको बताऊं, हाँ, कि नयन जी के इस ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लो, आप जाओ गूगल पे, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के कटिंग्स वहाँ पे होंगे जो अभी तक कंपनियां फ्रॉड कर चुकी उनका सारी चीज़ें, लेकिन बार बार फिर भी इंसान बेवकूफ़ उसमें बना जा रहा है। बना इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी भी वो, जैसे मैं करता था, इस यहाँ पर पैसा गया, एक और कंपनी पकड़ ली, यहाँ से जल्दी फास्ट पैसा आएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको सच में अगर कैरियर बनाना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है, अच्छा है, मैं उसको कुछ बुराई नहीं करता, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ऐसी कंपनी आपका कैरियर बना के दे सकती है जो कंपनी गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करती है। ओके उसके बाद फिर एक कंपनी डिस्क्लोज हुई थी जिसका नाम ई से स्टार्ट होता था, जेड से खत्म होता था, और उसने किया था 5,000 करोड़ का कुछ पूरा टर्नओवर या फिर प्रॉफिट किया था या फिर पैसे बनाए थे। और मजे की बात उसमें ये है कि उसके ओनर के पास अपना एक प्राइवेट आइसलैंड था, टापू आइलैंड था, हाँ सॉरी आइसलैंड नहीं सर, इतने पैसे लोग बना रहे हैं। वो जो कंपनी था ना, उसके अंदर प्रोडक्ट का कोई वैल्यू था नहीं, बहुत महंगे प्राइस में प्रोडक्ट बेचे जाते थे, राइट, और एक इनकम दिखाया जाता था कि आप प्रोडक्ट को छोड़ो, इनकम देखो, आप इतने लोग जोड़ोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अभी सर जो कहीं ना कहीं पिरामिड स्कीम है गवर्नमेंट की नजर में, मतलब सही कंपनी होती है 10 में से एक आध, हाँ, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर आप यूथ को क्या कहना चाहते हैं
कि अगर कोई आदमी है, कोई लड़का है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? देखो, सबसे पहले तो नयन जी मैं बोलूँगा कि जो मिडिल क्लास की जो लाइफ है ना, वो बहुत ही जैसे एक श्राप के टाइप लाइफ है, गरीब या एक मिडिल क्लास। क्योंकि जब वो बच्चा पढ़ना है उसे, तो उससे अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलता नहीं है, पहली बात, क्योंकि पिताजी के पास पैसा नहीं है। राइट। अब वो बच्चा, आज कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, आज देखो एजुकेशन से लेकर हर चीज़ के अंदर, तो एक तो बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ नहीं पाता, उसे अच्छे ट्यूशन नहीं मिल पाते, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, जिसके वजह से वो एवरेज पढ़ाई करता है। और जब वो पढ़ाई करता है तब उसको पढ़ाई का प्रेशर होता है सब लोगों की तरफ से कि अच्छा पढ़ना है तुझे, तेरे पापा बेचारे मजदूरी करते हैं, तेरे पापा मिडिल क्लास है, तू एटलीस्ट अच्छा बन जा, ताकि अच्छी पढ़ाई लिखाई करके तू मतलब अपने कैरियर बनाकर घर वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन उसे वो बेस जो शुरुआत में मिलना चाहिए ना, एक अच्छी स्कूल, अच्छे टीचर्स, वो मिले नहीं, बिकॉज उनके पापा की इनकम कम थी। अब वो जब बड़ा हो जाता है, इसका स्टडी खत्म हो जाती है, उसके बाद उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि उसको जॉब कर ले, तू जॉब कर ले, जॉब कर ले। बिजनेस तो कर नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस में नयन जी अगर करना है तो मैं आज आपको बताता हूँ, अगर एक पान का ठेला भी कोई बंदा जो खोलता है ना फुटपाथ पे, उसको भी कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पूरा दिन वो पान के ऊपर चूना रगड़ता है, शाम पड़े 200 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकता, और 12-12 घंटे उस पान की दुकान पे उसको बैठना पड़ता है। तो बिजनेस की तो बात छोड़ दो, एक बचपन से एक मेंटालिटी है कि अच्छा पढ़ लिख ले, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, मतलब शादी हो जाएगी तेरी अच्छी जगह पर, राइट। अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन एक लिखी थी, जहाँ पर मैंने ये देखा कि जब तक शिक्षा की बुनियाद नौकरी हासिल करना होगा, जब तक शिक्षा की बुनियाद नौकरी हासिल करना होगा, तब तक समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप मालिक बनो, आप नौकर मत बनो। क्योंकि आज जॉब करोगे, जॉब में आपका सैलरी 10,000 है, वो 10,000 का सैलरी 20,000 कब बनेगा? 5-7 साल 8 साल लग जाएंगे, तब जाकर 20,000 सैलरी बनेगा आज, राइट। तब तक क्या पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े होंगे, तब तक क्या महंगाई नहीं बढ़ी होंगी, तो बंदा तो वहीं पे गूंजे, कहीं ना कहीं स्टक है। अब वो मिडिल क्लास बच्चा, उसने पढ़ाई खत्म कर ली, अब वो नौकरी के लिए भाग रहा है दर बदर, नौकरी मिल नहीं रही है, उसका टेंशन, उसके बाद उसकी जैसे तैसे शादी करवा दी जाती है, शादी के बाद 2 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं, अब उसका टेंशन, राइट। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास जो बंदा है ना, वो बाहर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है मैं आपको बताता हूँ, राइट। वो अपना अगर स्किल और टैलेंट पे काम करता है, वो बंदा बाहर निकल सकता है। जैसे अभी आपकी बात ले लो सर, नयन जी, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको कई बार मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि आप चाहते तो जॉब कर सकते थे, लेकिन आज अपने स्किल और टैलेंट के ऊपर आज आप जो भी आज बने हो, आप अपने स्किल और टैलेंट के लिए बने। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी एड फिल्म्स आपकी है जो एड्स बनाती है, आपके जो क्लाइंट है बहुत सारे, वो क्लाइंट कहीं ना कहीं मेरे और आपके म्यूचुअल फ्रेंड है, राइट। तो उनसे मेरी बातचीत होती है, वो खुश है आपके काम से, तो आपका टैलेंट जो है उसको आपने अपना बिजनेस बनाया, तो आज आप सक्सेसफुल हो कहीं ना कहीं। और आज आपने ये इतना सारा काम तो आपने कर चुका, आज ये पॉडकास्ट भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इतना बढ़िया सेटअप, काफ़ी महंगा सेटअप आपने लगाया, तो कहीं ना कहीं आप उसमें सक्सेसफुल हो, तब जाकर ये किया है आपने। मतलब या तो आप मिडिल क्लास हो तो जॉब कर सकते हो और आगे बढ़ना है, अगर पैसे नहीं है तो टैलेंट इज ओनली ऑप्शन, टैलेंट। और आने, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी थिंकिंग है कि आने वाले 5-10 साल के बाद का समय होगा ना, शायद वो एजुकेशन या डिग्री का इतना महत्व शायद नहीं होगा, उस वक्त बच्चों की स्किल और टैलेंट देखा जाएगा, राइट। एक समय था जब हमारे घर की बच्ची अगर डांस करती है 4 लोगों के सामने, तो हम उसे रोकते थे आज से कई साल पहले, राइट, कि तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें नचनिया बनना है क्या? हाँ। और आज माँ बाप अपने बच्चे को डांस क्लास भेजते हैं, DID देखते हैं, एक अच्छे उसके अंदर स्किल वो बन चुका है आज, और उस स्किल के दम पर बहुत बच्चे आगे निकले हैं, राइट। आज सोशल मीडिया का ज़माना, आप क्या नहीं कर सकते हो, अपनी स्किल आपके अंदर टैलेंट है तो आप अच्छा आवाज़ निकाल कर आप अच्छा रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप कुछ अच्छे विचार रख सकते हो। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स, ट्रेनर्स है, उनके बहुत सारे वायरल होते हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके पास थॉट है, जो विचार है, वो सारी चीज़ें वो लोग रखते हैं। कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, वो लोग आगे बढ़े हैं। बहुत सारा टैलेंट है इस दुनिया में, सब इंसान को भगवान ने एक ताकत दी है, हर एक यूथ के, हर एक इंसान की लाइफ में ताकत उसको मिली है, बस उसको पहचानो, उसे अपने सही प्लेटफॉर्म पे लाओ और उसको लेकर आप आगे बढ़ो। अच्छा, जो लोग नहीं जानते आपके बारे में, हाँ, उससे आप क्या कहना चाहते हो आपके बारे में, 1-2 लाइन में आप? नहीं, जो लोग फिर मैं बताऊंगा। नहीं, कम बताओ उतना ही अच्छा है,
क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते ना, हाँ उनको भी ये बोलूँगा कि मैं एक कहीं ना कहीं मिशन लेकर चल रहा हूँ मैं, राइट, और उसके अंदर मैं लोगों को सही राह दिखाने का काम करता हूँ। अवेयर कर रहे हो, राइट राइट, मैं हर चीज़ से अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। राइट, कि मैं बहुत जगह पे ट्रेनिंग देता हूँ, पेरेंटल ट्रेनिंग भी देता हूँ कि बच्चों को संभालना बहुत कैसे सारे है। लोग आपके पास आते हैं, छोटे बच्चे, जी छोटे मतलब कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं हाँ और कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतों में फंसे हुए होते हैं पैसों के अलावा, जी कि सर इतना काम कर रहा हूँ, ये सही नहीं हो रहा। जी मैंने आपको लास्ट टाइम शायद हम वीडियो कॉल पे थे और यही कुछ चल रहा था, आपने बोला कि यार 2 मिनट आप ठहर जाओ, मैं आपको बताता हूँ वापस। जी। उस दौरान मैंने ये बातें सुनी थी जी। वीडियो कॉल पे। जी जी तो आप उनको भी गाइड करते हो कि ऐसे करने से ये काम हो जाएगा? जी जी। जैसे बच्चे हैं स्कूल, जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम, बोर्ड की एग्ज़ाम के टाइम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और माँ बाप की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा फर्स्ट चाहिए, 95-97% उनको मार्क्स चाहिए। बच्चे पे बहुत सारा प्रेशर होता है, उसमें गड़बड़ कर देता है, वो बीमार हो सकता है, कुछ गलत स्टेप ले लेता है, उसको डर लगता है। तो वो सब बच्चों को जैसे नॉलेज देना, उनको समझाना, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। राइट, लाइफ में है ना, कोई भी इंसान अपना कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड कर लेता है ना, तो बहुत सारा काम कर सकता है। ये तो आप बातों के बीच में से आपका काम छिपा रहे हो, मुझे पता चल गया। नहीं असल में समीर सैयद सर एक बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल स्पीकर है, लोगों को गाइड करते हैं, लाइफ कोच है, और आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपका सॉल्यूशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू पर्सनल लाइफ बहुत कम, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिजनेस ये उसकी मास्टरी है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से समीर सर का कांटेक्ट कर सकते हो। सर एंड में कुछ कहना चाहोगे लोग? हाँ, एक चीज़ और, आप बहुत अच्छा गाते हो। अरे नहीं सर, इतना अच्छा नहीं गाते हैं, बट हॉबी है बचपन से। शायद ये पॉडकास्ट अभी 1.5-2 घंटे का हो गया शायद, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं टाइम, आपसे बातें करते करते टाइम ऐसे ही चला गया, मैंने नहीं देखा सच बहुत में। टाइम हुआ हाँ हाँ, करते भी। तो इस पॉडकास्ट को, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, जी। तो यादगार बनाने के लिए कोई एक अच्छा सा सॉन्ग गा दो अगर आप, जो आपको अच्छा लगता हो। जनरली सॉन्ग के पीछे एक मैसेज भी है कि आपको कोई साथ देने वाला इंसान है ना, तो उसकी वैल्यू करो। राइट, और उस पे से ये सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलता है। और ये रिक्वेस्ट मेरा नहीं है, टीम खड़ी है ना कैमरे के पीछे। अच्छा, जब हम रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि कल हम साथ में बैठे थे सारे लोग, हाँ। कि क्या पूछा जाए, क्या बातें की जाए, तब आपकी प्रोफाइल देख के लोगों ने बताया था कि ये चीज़ करो। हाँ, उसमें 1-2 इंस्टाग्राम पे मैं सॉन्ग डाले, मुझे सॉन्ग मतलब सिंगिंग करने का बहुत मुझे अच्छा लगता है मुझे। राइट, मैं अपने मन के लिए गाता हूँ, मतलब अपने खुश करने के लिए। एक सॉन्ग जैसे एक सॉन्ग है फिल्म मेरी जंग से, ओके, और वो सॉन्ग का अंतरा मैं आपके सामने मैं रखता हूँ, जो बहुत मीनिंगफुल है, और जो बंदा आपको सपोर्ट करता है ना, उसके लिए आपको ये सॉन्ग हमेशा याद रखना चाहिए। राइट, वो सॉन्ग की लाइन इस तरीके से है कि तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तेरी प्रीत से मेरी जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगा कि ये सॉन्ग के जरिए आपने पूरा अपना जो स्ट्रगल था, जहाँ पे फंस गए थे, कर्जा था, वो पूरा वाइप आउट कर दिया या पूरा समझा दिया। बिल्कुल। और जैसे आपने मेरी क्या पसंद है उस पर आपने बात की, तो मैं पॉडकास्ट खत्म होने से पहले मैं भी नयन जी को मैंने सुना है, बहुत अच्छी पोएट्री वो लिखते हैं और बहुत अच्छी आवाज़ इनकी, एकदम। तो बहुत कम हूँ सर मैं, बहुत लेकिन मैंने सुनी थी एक बार, वही वापस आप सुना दीजिए। और आपके वॉइस भी इतना बढ़िया वॉइस है कि मेरे हिसाब से तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी जो हिंदी में डब होती है, उसमें जो एकदम हार्ड टोन होता है ना, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि आपकी भी वॉइस होती है तो बहुत बढ़िया। और आज तो वैसे भी लो है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे ही चल रहा हूँ। नहीं समझ सकता हूँ, फर्स्ट पॉडकास्ट है, काफी प्रेशर। माइक सुबह भूल गया था, तो उस चक्कर में ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। अच्छा, तो एक बढ़िया सी एक लाइन आप सुना दीजिए सर, तो कहीं ना कहीं आपके दर्शक भी खुश होंगे और मुझे भी दोबारा सुनने का मौका मिलेगा।
पिछली बार शायद पता नहीं आप मैं जो मेरी फेवरेट है वही मैंने शायद आपको सुनाई होगी, मैं अब तक रिकॉर्ड करके वो इंस्टाग्राम पे नहीं डाली है। कुछ इस तरीके से है। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, क्या बात, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मैंने सुना था एक बार, जब पहली बार सुनी ना मेरी फेवरेट बन गई, क्योंकि इसमें मैं जो दिमाग में सोचता हूँ वो सारी चीज़ें, मतलब क्या रहा होगा उस टाइम का दौर, क्या हुकूमत रही होगी, क्योंकि मैं ना एंशिएंट टाइम के बारे में बहुत सोचता हूँ, उसके बारे में जो हिस्टोरिकल चीज़ें उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, देखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। सर, एनी वन मैसेज इन द एंड फॉर द व्यूअर्स? व्यूअर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारो। जैसे मेरी स्टोरी आज नयन जी के पॉडकास्ट पे आप लोग सुन रहे हो, तो इसमें ये पूरी स्टोरी में एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि इसमें स्ट्रगल बहुत है इसमें, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ फेलियर भी इसमें आ चुका, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, एक उम्मीद। तो लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और आपको कामयाब होना है। मेरा एक मानना, एक चीज़ मानिए कि अगर भगवान ने आपको, इस धरती पर करोड़ों जीव है, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, ये सब भगवान ने बनाए हैं, इंसान को भी ऊपर वाले ने बनाए हैं, और इन सब में से खूबसूरत जीव है वो इंसान है, राइट? तो मतलब आपको इंसान बनाया है, तो भगवान कुछ चाहता है कि आप कुछ ऐसा करके जाओ जो पूरी दुनिया याद रखे। अदरवाइज आपको किसी और का अवतार मिल सकता था, आप इंसान के रूप में नहीं पैदा होते। लेकिन अगर इंसान के रूप में आपको पैदा किया तो ये आपका फ़र्ज़ है कि वो 60 साल की ज़िंदगी है, 70 साल की ज़िंदगी है, उसमें आप ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरी दुनिया याद रखे। तो मैं सभी को मैसेज ये देना चाहता हूँ, हिम्मत कभी मत हारो, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा रखो और स्किल टैलेंट पे काम करो। सिर्फ जॉब के भरोसे मत रहो, राइट? और हर बार कुछ नया सीखो, सीखते रहो और उसे फील्ड में इम्प्लीमेंट करो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इम्प्लीमेंट करो। आप डेफिनेटली, मैं दावा करके दे सकता हूँ नयन जी, अगर आप लगातार लगे रहते हैं, कंसिस्टेंस आप काम करते रहते हो, सीखते रहते हो, डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत लंबी और डीप बातें कर ली हमने, और आपसे बात करके सच में अच्छा लगा। मैंने ये पॉडकास्ट सेशन इसलिए स्टार्ट किए, मुझे वो नहीं दिखाना कि चलो शानो शौकत, ये इतने व्यूज़ आ गए, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन मुझे हकीकत जाननी है सारी चीज़ों की, मुझे बिहाइंड द स्टोरीज जाननी है, मुझे कोई इंडस्ट्री का, लोगों का उस टाइम पे क्या हुआ था वो सच बहुत पसंद है, ताकि वो चीज़ें लोगों तक पहुंच सके, वो हम लोगों को दे सके और लोग उन्हें समझकर कुछ अप्लाई कर सके, याद रख सके, या फिर उन्हें कोई लेसन्स मिले। शायद हो सकता है कि मैं अभी ये पॉडकास्ट के काम में उतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे मैं ये चीज़ करता जाऊँगा, मैं वो सीख लूँगा पूरी तरीके से। डेफिनेटली आप कर लोगे, क्योंकि मुझे यकीन है, मैं काफ़ी जगह पर गया हूँ और मैंने देखा है आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने की है। और ये भले ही फर्स्ट है, लेकिन कोई देखेगा तो उसको लगेगा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, राइट? नहीं, बहुत मिस्टेक शायद मैंने की होगी इस पॉडकास्ट में और बहुत लंबी बात हो गई। अगले एपिसोड में मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा शॉर्ट्स में हम निपटा सके, लेकिन देखेंगे, अगर बातें सही होगी तो दिल से जितना लंबा होगा कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट। आपने इतनी शिद्दत से और पेशेंस से देखा, उनके लिए थैंक यू।